ओके या सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हमारा चल रहा है बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2। और ये अभी सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आगे के पार्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया कराया था, आगे के टेबल्स कराए थे और पूरा एंशियंट हिस्ट्री से लेके अभी तक के हमारे क्या चेंजेस आए हैं और किस किस तरीके के क्लासिफिकेशंस आए हैं, वो सारे क्लासिफिकेशन हमने किए थे। और आज के लेक्चर में आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोनेरा। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग वीडियो पूरा वॉच करना और एंड तक के देखना और नोट्स बनाते रहना। बिल्कुल भी अगर आप एक बार में वीडियो ख़त्म नहीं करोगे तो लिंक टूटेगा, तो इसलिए एक ही बार में बैठो और वीडियो पूरा ख़त्म करो। ठीक है, पूरा देख के। और दूसरी चीज़, मैं आप लोग को पूरा रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, अभी पूरा रिवीजन होगा हमारा और उसके बाद में मैं नया वाला पार्ट शुरू करूँगी, सो दैट आप लोग के लिए थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश हो जाए कि पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो हमने एक चैप्टर 2 शुरू किया था। ठीक है, हमारा ये चैप्टर 1 था। बेसिकली मैंने इसी से बायो शुरू किया है, ये चैप्टर से ही शुरू किया है। और ये चैप्टर में बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रो वाला पार्ट कंप्लीट किया था और हमने सबसे पहले तो ये समझा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में क्या है, ओवरऑल व्यू समझा हमने। उसके बाद में मैंने आप लोग को हर एक पॉइंट डिटेल में समझाया था। ये वाला पॉइंट है, ये वाला मैंने ठीक है डिटेल में नहीं, ऐसे रफली मैंने आपको बताया था हर एक किंगडम में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमने ये इंट्रो वाला पार्ट कर दिया था। उसके बाद में वी टॉक अबाउट दोज क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशंस क्या क्या आए और किसने दिए, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, वो हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट टाइम के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, और मैंने इसके वेटेज भी बताया था आपको। 2 से 3 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, मतलब कि इसके अंदर से, ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो आना इज़ अ मस्ट। ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि 2 ही क्वेश्चन आएंगे या 3 ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 4 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि वेटेज जो है हर साल चेंज होता रहता है और ऐसा स्लाइड चेंजेस नहीं आते। अब तक के एनिमल किंगडम ऐसा चैप्टर था जिसके अंदर से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा वेटेज होते नहीं थे। 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन का उसका वेटेज हुआ करता था। कोई भी एक क्वेश्चन बीच में रैंडम डाल देता था या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन डालता था। लास्ट ईयर 2022 के पेपर में आई गेस 3 से 4 क्वेश्चन एनिमल किंगडम के आ गए। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, 4 क्वेश्चन तक के एनिमल किंगडम का वेटेज चला गया। तो यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द प्रीवियस ईयर्स वेटेज। हाँ, आप लोग को थोड़ा देखना है और उस बेसिस पे आपको तैयारी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेटेज लास्ट ईयर तक के था या फिर कई सालों से चलता आ रहा है वही वेटेज आके फॉलो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को माइंड में रख के चलनी है। कोई भी चैप्टर आप ऐसे लीनियंटली नहीं छोड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने सारे चैप्टर्स एकदम स्ट्रिक्टली किए और कुछ चैप्टर्स ऐसे आपने बहुत अच्छे से किए थे और उसमें से एक ही क्वेश्चन आया या 2 ही क्वेश्चन आया, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाने वाली है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो दैट्स ऑल राइट। ठीक है, इससे तो बेहतर है कि आपने कुछ चैप्टर्स लास्ट ईयर के बेसिस पे, लास्ट ईयर्स के वेटेज के बेसिस पे इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए थे और वो चैप्टर से हैवी क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए। ये सिचुएशन से तो बेटर ही है कि आप लोग सारे चैप्टर्स स्ट्रिक्टली फॉलो करो, स्ट्रिक्टली रीड करो, अंडरस्टैंड करो, लर्न करो। ठीक है, और उसके बाद में ठीक है आप सारे ही चैप्टर्स को कवर कर पाओगे। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो कोई भी चैप्टर को आप लोग को ढील नहीं देना है, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। वेटेज अगर मैं दे रही हूँ तो वो वेराई कर सकते हैं। ठीक है, वेराई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है मैं आप लोग को बताऊंगी कि लेक्चर का, लास्ट लेक्चर का समरी बता दूंगी मैं आपको कि अरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन था जिसने क्लासिफिकेशन दिया। उसने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था वो भी मैंने आप लोग को बताया कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसने लिया था। और दूसरी बार जब उसने किया तभी एनिमल्स के लिए उसने किसने किया, जिसके पास में रेड ब्लड होता है और जिसके पास में रेड ब्लड नहीं होता है, इस बेसिस पे उसने किया। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया है। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली प्लांटे और एनिमेलिया, ये 2 आपके पास में किंगडम्स आ गए थे। किसके टाइम पे? लीनियस के टाइम पे। ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्लांटे और एनिमेलिया और लीनियस के क्लासिफिकेशन पर इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया और वो फेल हो गया बेसिकली। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हमने उसमें देखा कि कुछ ऐसे थे जो ना तो प्लांटे में आते थे और ना तो एनिमेलिया में आते थे। ठीक है, उसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को
अलग, ठीक है, उसको अलग क्लासीफाई करना चाहिए था, उसको अलग जगह देनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को मिला दिया, ये सबसे बड़ी उसने भूल कर दी, ठीक है। हमको पता है कि प्लांट्स में बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, और कुछ हमारे पास में बैक्टीरियाज होते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है फंजाई। फंजाई टोटली नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे आर कम्प्लीटली हेट्रोट्रॉफिक, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसने फंजाई को भी किस में डाल दिया, प्लांटे में डाल दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज दे वर हैविंग व्हाट, सेल वॉल। तो प्लांटे को उसने किस बेसिस, उसने जो 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था किस बेसिस पे किया था कि जिनके पास में सेल वॉल है दे विल कम अंडर प्लांटे, ठीक है, और जिनके पास में सेल वॉल नहीं है दे विल कम अंडर एनिमेलिया। ये सिंपल सी चीज़ थी, तो हमने ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आगे का। मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये सब हमने पढ़ाई की थी। ये टेबल मैंने पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, प्लीज़ जाके आप लोग एक बार उसको देखो। ये टेबल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा रब आउट हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा रब आउट हो गया, ये वाले पोर्शन को जानने। तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें एक्सप्लेन की। मैंने पहले टेबल पढ़ाया, उसके बाद में टेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ाया है, ठीक है। हर एक चीज़ हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में। इंट्रो वाला पार्ट तक का हो गया था, उसके आगे के जितने भी क्लासिफिकेशन आए थे, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लीनियस है। एरिस्टोटल सबसे पहला था जिसने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम, डोमेन उसके 3 बने थे, मतलब मेन टॉपिक्स जो थे उसके 3 टॉपिक्स थे। एक में 2 में उसने मोनेरा को डाल दिया था, मतलब बैक्टीरिया को डाल दिया था। 2 डोमेन्स उसके क्या कैरी करते थे, बैक्टीरिया को कैरी करते थे। और मतलब एक डोमेन जो था वो आर्के बैक्टीरिया को करता था, दूसरा डोमेन ये यू बैक्टीरिया को करता था, ठीक है। उसके बाद में थर्ड डोमेन उसने बनाया जिसके अंदर उसने रेस्ट ऑल 4 किंगडम, जो ये टेबल में दिए हुए, ये टेबल में आप लोग को रेस्ट 4 किंगडम दिए हुए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन सबको उसने किस में डाल दिया, थर्ड डोमेन में डाल दिया। तो टोटल आप यू कैन सी कितने किंगडम्स टोटल बन गए हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर 6 किंगडम्स हो गए, राइट। उसके बाद में ये हो गया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हमने 3 डोमेन का। फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर का पहला पॉइंट जो मैंने आप लोग पढ़ाया था वो था R.H. विटेकर का दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और बेसिकली ये पूरा जो टेबल है वो उसी का एक समरी है, ठीक है। ऐसे बेसिक पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए गए कि सेल टाइप कैसा होता है। हमने ये सारे 5 किंगडम के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में, यू कैन गो एंड वॉच इट, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मैंने ये सब बता दिया था कि जो मॉडर्न वाला जो क्लासिफिकेशन है और R.H. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी रखता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज ये वाले लेक्चर में भी रिपीट करूँगी और उस पर आप लोग को गौर करना है कि ये क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया उसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर द होल क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके पहले आप लोग को याद रखना है सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जगह अगर आप लोग के एग्जाम में, आपके कोई भी प्रैक्टिस शीट में थैलस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है देन दैट विल ऑल्सो गो। क्यों पता है? क्योंकि थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का मतलब ही बॉडी होता है। बेसिकली हम थैलस फंजाई किंगडम में यूज़ करते हैं और प्लांटे में यूज़ करते हैं, तो आप लोग को डरना नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये था। उसके बाद में रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बहुत ही की वर्ड है R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखने थे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कि क्या डिसएडवांटेजेस थे, वो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिटेल में समझा चुकी हूँ। ओके, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पहला किंगडम, और बहुत ही इजी है ये वाला किंगडम। बेसिकली मैं आप लोग को बताऊँ तो ये वाला पार्ट बहुत ही इजी जाने वाला है, एकदम स्मूथली आप लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए कि जो आपका किंगडम मोनेरा है इसके अंदर बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव ऑल द काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज। घूम फिर के आप लोग की बातें सारी बैक्टीरियाज पे आएगी जितने, तो ये आप लोग कीवर्ड याद रख लो कि आप लोग का जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर और कोई नहीं है सिवाय बैक्टीरियाज के। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज देखेंगे, हर एक का अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, अलग उनकी डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ मिलती है किंगडम मोनेरा में, लेकिन बात मेन टॉपिक किसका है, बैक्टीरियाज का है। तो इधर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द काइंड ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग का आता है बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर्स
एनसीईआरटी खुद कह रही है कि इसके अंदर और कोई नहीं है, मोनेरा में बैक्टीरियाज के अलावा कोई नहीं है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह, इवन इन योर एयर, ठीक है, जो आप इनहेल कर रहे हो। और पानी को कितना भी क्लीन कर लो उसके अंदर तभी भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। क्लीन वाटर में बैक्टीरियाज हार्मफुल नहीं होते, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसको हम ये नाम दे सकते हैं, राइट। वी कैन से कि ये कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही होता है क्या, कि ये हर जगह आपको मिलेंगे, ऑल राइट। तो ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप लोग को कई क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, बैक्टीरियाज आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट्स ट्रू, ठीक है, दैट्स ट्रू। फिर आ जाता है आप लोग का हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी अगर आप मट्टी लोगे उसके अंदर आप लोग को हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज मिलेंगे, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देंगे। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ याद कर लो कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर कोई किंगडम में मिलती है तो वो मोनेरा है, ठीक है। हर चीज़ में आप लोगों को डाइवर्सिटी मिलेगी। आगे एक पॉइंट आने वाला है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाइडली डिफर करता है, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो प्रोटेक्शन में भी दे आर ऑन द टॉप, ठीक है, क्योंकि दे कैन लिव इन हार्श हैबिटाट्स एज वेल, ठीक है। वो आप लोग को हर तरीके के एक्सट्रीम हैबिटाट्स में मिलेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस वे वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, ठीक है। तो ये हर एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है। हर एक पॉइंट जो है इक्वल इंपॉर्टेंस कैरी करता है। अब तक के मैंने किंगडम मोनेरा के बारे में जो भी बताया है, ठीक है, सब इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इसके बाद में मैं बता रही हूँ कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। एक्सट्रीम हैबिटाट्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो। नॉट इवन द लायन कैन लिव देयर। ऑफ कोर्स अगर आप देखो कि अगर आप इधर जाओ, एंटार्क्टिका साइड जाओ, तो जो डॉल्फिन्स, पेंगुइन्स बेसिकली, और वाइट टाइगर, ये सब जो मिलते हैं आप लोग को आइस के ऊपर मिलते हैं, और आइस के नीचे आप लोग को फिशेस मिलेगी। लेकिन जो आइस है वहाँ पर, ठीक है, जो कि कैसा है, एकदम बिलो 6 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर होता है, और वो आइस के अंदर जो सब जगह सब चीज़ें फ्रीज़ हो चुकी है, वहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलेगी, यस, कौन मिलेगा वहाँ पे, बैक्टीरियाज मिलेंगे। और वही अगर हम हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, डीप ट्रेंचेस आपको जो पहाड़ों के बीच में मिलते हैं, ट्रेंचेस मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे और वेरी इंपॉर्टेंट जो लावा साइड होता है, जहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं, वहाँ पे आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो, सिवाय किसके, बैक्टीरियाज के। बैक्टीरियाज आपको वॉल्केनोज में भी मिलेंगे, लावाज में भी मिलेंगे। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटाट्स में जो रहते हैं वो आर्के बैक्टीरिया होती है। आगे इनका क्लासिफिकेशन होगा, विल रीड देयर, ठीक है। उसके बाद में जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है। मैनी ऑफ देम लीव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत वाइडली वेराई करता है। तो बहुत चीज़ें आप लोग को इसके अंदर पढ़ने मिलेगी, आप लोग को इसको गौर से बस समझते जाना है। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज, ठीक है। आप जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो आप लोग के पास में एक बेसिस होता है, ठीक है, बेसिस होता है, या फिर वी कैन से क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, इसको क्लासीफाई करते हो। तो पहला क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं हम बैक्टीरिया का, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ठीक है। शेप के बेसिस पे हम कर रहे हैं इसको क्लासीफाई। द स्फेरिकल कोकस, फर्स्ट वाला कोकस, ये मैं आप लोग को याद कराऊंगी। प्लूरल फॉर्म इसका दिया हुआ है कोकाए, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है रॉड शेप बैसिलस, जिसका प्लूरल फॉर्म है बैसिलाई, ठीक है, बैसिली। द कॉमा शेप विब्रियम, विब्रियम कॉमा शेप्ड होता है, प्लूरल आपका आ जाएगा विब्रियो। स्पाइरल स्पिरिलियम, जिसको हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म में स्पिरेला। तो इसको आप लोग याद कैसे करोगे, कैसे याद करोगे बताओ। ये डायग्राम को आप लोग याद कर लो। कोकाए में बेसिकली ओ आ रहा है, तो ये मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि कोकाए में आपका ओ आ रहा है, ठीक है। तो कोकस का मैंने मतलब ही समझ लिया था, याद कर लिया था। कोकस रिलेटेड टू स्फेरिकल, स्फेरिकल जो होगा वो आप लोग का कौन हो जाएगा, कोकाए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का कोकाए हो गया। कोकाए को कैसे याद रखोगे, कोकाए में ओ है, ओ इज़ नथिंग बट स्फीयर, ठीक है, स्फीयर है ना। तो स्फेरिकल वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोकाए कहते हैं, याद रहे। उसके बाद में बैसिली, बैसिली बेसिकली होता है रॉड शेप, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, इसका डायग्राम याद कर लो, ठीक है। ये रॉड शेप है, इसको हमने बैसिली कह दिया है। स्पिरिला, ठीक है, स्पिरिला, ये वर्ड में ही आप लोग का ये वर्ड छुपा है, स्पिरिलियम,
ठीक है, तो ये वर्ड आप लोग का इसमें मिल रहा है आपको, स्पिरिला और स्पिरिलियम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये वर्ड में, तो आप लोग को बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैसे याद रखें कि स्पिरिलम होता कैसा है, स्पायरल शेप्ड है ना, स्पायरल, ठीक है, तो नाम आपसे कह रहा है उसको समझो, स्पायरल शेप्ड है, ऐसे ऐसे होते हैं ये, तो दिस इज़ स्पायरल शेप्ड, ठीक है। तो स्पायरल शीट कौन होता है, स्पिरिलम होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके जो स्पिरिला वाले जितने भी बैक्टीरियाज है, जो स्पिरिलाज है, वो फ्लैजेलम कैरी करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही आप लोग के चारों बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप जब बात करते हैं, तो चारों बैक्टीरियाज जो आपके कॉमा शेप्ड आते हैं, स्पिरिला आता है, बेसिला, कोका आता है, इसमें से सिर्फ स्पिरिला है जो कि मोटाइल होता है, ठीक है। मोटाइल कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिला। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इनके पास में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेलम इसका सिंगुलर फॉर्म है बेसिकली, तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विब्रियो। विब्रियो में कौन आएगा, कॉमा शेप्ड, इस तरीके से कॉमा शेप्ड होते हैं वो, ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, इस ऐसे शेप के होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विब्रियम कहते हैं, ठीक है, विब्रियो, ठीक है, कॉमा शेप्ड विब्रियो। ये आप लोग को मैच द फॉलोइंग भी में आ सकता है, तो आप लोग को याद रखना है। और बेसिकली ये पॉइंट याद रखो कि आपके जो रॉड शेप है, इसको आप लोग ऐसे पढ़ सकते हो कि बेसिली जो होता है ना, ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा स्पून के जैसा लग रहा है, राइट, लग रहा है ना, ये थोड़ा स्पून के जैसा। ये इसके अंदर का जो पार्ट है, ये क्या है, आपका स्पोर है। मतलब स्पोर से तभी मिलेगा जब ये डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, मतलब क्या कर रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। जब तक ये डिवाइड नहीं होते हैं, अपने नॉर्मल स्टेज में चल रहे होते हैं, तब ये ऐसे सिर्फ रॉड शेप दिखाई देते हैं, जहाँ पे इनको ठीक है रिप्रोड्यूस करना होता है, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो ये उसके स्पोर्स है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, ये रॉड शेप होता है, ठीक है, रॉड शेप्ड होगा ये, कौन है ये, बेसिली। तो अभी आप लोग को याद हो गया होगा कि कौन से पार्ट में आपको कौन मिलेगा। लेट्स जस्ट रिवाइज दिस पार्ट। ऑल राइट, तो ये क्या है, आपका सर्कल है। सर्कल कौन से वाले वर्ड में आ रहा है, स्पिरिला में तो नहीं आ रहा है, स्पिरिला में तो स्पाइरल वर्ड आ रहा है उसके शेप का। कोकाई, ठीक है, जो कोकाई है, ठीक है, जो कोकाई होते हैं उसमें ओ आ रहा है, तो स्फेरिकल होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था रॉड शेप, ये क्या है, ये रॉड शेप है। रॉड शेप कौन होता है, बेसिली होता है, ठीक है, या फिर बेसिलस होता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्पिरिलम। स्पिरिलम कैसा होगा, ऐसा होगा स्पिरिलम, क्योंकि ये क्या है, ये स्पाइरल है, राइट, और ये सिर्फ एक अकेला होता है जिसके पास में क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, तो ये हो जाता है आपका स्पिरिला, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद में लास्ट हमने पढ़ा विब्रियो। विब्रियो क्या होता है, कॉमा शेप्ड होता है, इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस, हाँ ऐसे मिलेगा वो आपको, ऑल राइट, ऐसे शेप का मिलता है, तो दिस इज योर कॉमा शेप। कॉमा शेप किसके साथ मिलेगा, जाके विब्रियम के साथ मिलेगा, विब्रियम या फिर विब्रियो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये सारे वर्ड्स में। तो ये हो गया, ये वाला पार्ट मैंने समझा दिया, कौन से बेसिस पे आपने किस तरीके से इसको याद करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में उसकी डाइवर्सिटी के बारे में बात किया गया। उसके बाद में आप लोग का फर्स्ट ये शुरू हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। पहला आपका आर्के बैक्टीरिया, के बाद में यू बैक्टीरिया है, सब चीज़ आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो इन दिस वीडियो, ठीक है। मैं जूम करके फिक्स, नाउ वी गोइंग टू रीड दिस पार्ट। तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। आप लोग को पूरा एक चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर पूरा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। पूरा आप लोग की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, और अगर जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीडेड होगी वो सब कुछ हम वो वाले वीडियो में समझेंगे। अभी आप लोग को ये समझना है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, इतना सा होता है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बस इतना, ठीक है। किसी के पास में फ्लैजेला हो गया तो फ्लैजेला होगा, वरना फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये आप लोग से ये कहना चाह रहा है कि ऑल दो आप लोग को देख के ऐसा लगेगा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कितना सिंपल है, जस्ट यू नो सम बेसिक शेप्स, ठीक है, उनका जो होता है बेसिक सेल वॉल होती है, बेसिक सेल स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग इज सो सिंपल, मगर ऐसा नहीं, उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो इतने माइन्यूट से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर क्रिएटिंग सो मेनी डिजास्टर्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेज, मलेरिया वगैरह, ये सब कौन होते हैं, दीज आर अगेन व्हाट, दीज आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये मलेरिया ये सब किसके थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, ठीक है। टाइफाइड अगेन बैक्टीरिया के, कॉलेरा ये सब, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। Compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. Metabolic diversity extensive होने का मतलब होता है कि उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म आधे लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडीज़ के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस, जैसे हमारी सेल में हमारी अभी मैं आप लोग को इसको बड़े तौर पे समझाती हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड। जैसे कि आप लोग के हर एक टिश्यू को ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू वर्क। जैसे लंग्स आपके हो जाते हैं, लंग्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहेंगे, ठीक है, ताकि वो अपना काम कर सके। हार्ट को उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, आप लोग का टिश्यू वाला पार्ट है, ठीक है, टिश्यू है। टिश्यू किससे बना है, आपका जो ऑर्गन है वो बेसिकली टिश्यू से बना हुआ है, राइट, ठीक है। तो आप लोग के पास में ऑर्गन होता है,
ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों के पास में ऑर्गन होता है। ऑर्गन किससे बना होता है? टिश्यू से बना होता है। हर एक ऑर्गन को क्या चाहिए रहते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। तो ऑर्गन होता है, हर एक ऑर्गन को उसका अपना पर्टिकुलर काम करना होता है, ठीक है। हार्ट ब्लड पंपिंग, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ब्रेन आप लोग का चीज़ें प्रोसेस करने में काम आता है। मसल्स का अपना अलग काम है। तो ये सारी चीज़ें किससे बनी है? टिश्यू से बनी है। टिश्यूज़ किससे बने? सेल से बने हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब करेगा? सेल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। और उनके बाद में जो काम हो जाता है, ठीक है, जो ऑर्गन्स काम कर लेते हैं, उसके बाद में वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते होंगे, कुछ चीज़ें यूज़ करते होंगे वो न्यूट्रिएंट्स में से, और कुछ रिलीज़ करते होंगे। तो रिलीज़ करते होंगे तो अगेन वो रिलीज़ कहाँ से होती होगी? सेल्स के थ्रू होती होगी, ठीक है। तो हर एक सेल में से आप लोग का जो, अगर ये समझो ये कोई ऑर्गन है, ये बना है टिश्यू से, ये आप लोग का टिश्यू वाला पार्ट है। इसको अगर उठाओगे तो यहाँ पे आप लोग को सेल्स मिलेगी, ठीक है, छोटी छोटी सेल्स मिलेगी। तो हर एक सेल अपना काम करती है। इसको आप बड़े इस पे देखोगे तो आप लोग को क्या मिलता है? यहाँ पे टिश्यू मिलता है। टिश्यू वेस्ट रिलीज़ करने का काम करता है। उसको अगर आप और बड़े इस पे देखोगे तो पूरा ऑर्गन क्या कर रहा है? यूज़ किया हुआ चीज़ रिलीज़ कर रहा है, वेस्ट चीज़ रिलीज़ कर रहा है। तो ये दोनों मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। एक मैंने बताया था वो एनाबॉलिज्म था, एक दूसरा वाला कैटाबॉलिज्म था, ठीक है। एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ें उन लोग मेक करते हैं, कुछ बनाते हैं और कुछ तोड़ते हैं। कुछ चीज़ें इन द सेंस कुछ ऐसे वी कैन से केमिकल्स या फिर देयर यूज़फुल एंजाइम्स वो बना रहे हैं, इन प्रोसेस है। कुछ एंजाइम्स वो ऑक्सीडाइज़ कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स ऑक्सीडाइज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो टूट रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ब्रेकिंग हो रही है उनके बीच में। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनकी बहुत एक्सटेंसिव है, मैं ये बता रही थी। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ऑल दो उनका सेल स्ट्रक्चर ईजी था, थोड़ा सिंपल था, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एक्सटेंसिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक से क्या मतलब होता है? ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? फोटोसिंथेटिक होते होंगे या फिर केमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक में यू हैव टू टाइप्स, ठीक है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अभी मैंने ये बात बताई, फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट को यूज़ करके जो खाना अपना बना रहे हैं, मतलब कि CO2, ठीक है, ऑक्सीजन उनका खाना नहीं होता, बेसिकली वो एक गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो CO2 ये सब जो उन लोग बनाते हैं, ठीक है। कुछ सल्फ़र एब्जॉर्बिंग प्लांट्स भी होते हैं जिनको उनके फूड के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फ़र चाहिए होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में उन लोग इसको इनहेल करते हैं। इनहेल इन द सेंस रेस्पायर करते हैं, ठीक है। फिर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? अब फोटोसिंथेटिक तो लाइट के थ्रू उन लोग खाना अपना बना रहे हैं, ठीक है। दे आर मेकिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट। कीमोसिंथेटिक मतलब होता है वो आसपास के केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बना रहे हैं। अभी केमिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? येस ऑफ कोर्स, आपका जो एयर है ना, इसके अंदर हर तरीके का, बहुत सारे तरीके की ना आपको गैसेस मिलती है। हीलियम गैस भी आप लोग को मिलेगी, नियॉन गैस भी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग को बहुत तरीके की गैस मिलती है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। बहुत सारी गैसेस आती है। मीथेन गैस भी आती है एयर में, जिसको लोग यूज़ करते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको ब्रेक करते हैं, या फिर ठीक है, ब्रेक करेंगे या फिर मर्ज करेंगे, बेसिकली बनाएंगे अपने हिसाब से। तो कौन सा होते हैं ये? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। अब बैक्टीरिया में मोस्टली मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या? कि अपने खुद से वो खाना नहीं बना सकते, किसी और पे डिपेंडेंट है। अब किसी और पे डिपेंडेंट होने का मतलब दो चीज़ें निकल सकती हैं यहाँ से, या तो वो लिविंग मैटर पे डिपेंडेंट होके, या तो फिर डेड मैटर पे। जब वो लिविंग मैटर पे डिपेंड करता है ना, तब हम उसको क्या कहते हैं? वी कैन से इट पैरासिटिक, ठीक है। तो पैरासिटिक कब होते हैं ये? जब वो लिविंग मैटर पे डिपेंड करें। जैसे कि अगर वो ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमंस के थ्रू, या फिर आप लोग ने देखा मलेरिया में जो आपका ये जो होता है बैक्टीरिया होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? मोस्टली मॉस्किटो पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो कंप्लीट उसका लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, और हाफली तो ह्यूमंस के बिना भी नहीं हो सकता है। तो पैरासिटिक क्या होता है? बेसिकली जो कि किस पे डिपेंड करता हो? ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता हो। और जो डेड मैटर पे करेगा उसको हम क्या नाम देते हैं? सैप्रोफाइटिक नाम देते हैं। दिखाई दे रहा है? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है।
जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहेंगे, ठीक है। और पैरासिटिक कब कहेंगे, जब वो लिविंग मैटर पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा में, वो है आर्के बैक्टीरिया। एज द नेम सजेस्ट, आर्के बैक्टीरिया, आर्के मतलब के स्पेशल टाइप के होंगे ये, ठीक है। आर्के मतलब एक्सट्रीम हैबिटाट्स पे रहने वाले। तो ये बैक्टीरियाज आपको कभी भी नॉर्मल प्लेसेस में नहीं मिलेंगे, या आप लोग को या तो मिलेंगे हॉट स्प्रिंग्स में। इनके अंदर भी आगे क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेंज दिस। हाँ, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats, ठीक है, such as extreme salty areas, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूँ कि जो हेलोफाइल्स होते हैं ना, हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब ही क्या होता है, सॉल्टी होता है। हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्टी होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक वर्ड को आप लोग को समझ के जब आप लोगे तो आप लोग को 110% चीज़ें याद ही रहेगी, उसको आप लोग को रट्टाफाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोफाइल मतलब क्या, सॉल्टी एरियाज़ में रहने वाले। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स में आप लोग क्या मिलेंगे, या तो टेम्परेचर के रिलेटेड बात हो रही है, हॉट स्प्रिंग्स, राइट। टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, बहुत हाई है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको वी गिव इट द नेम थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। एक तो क्योंकि वो स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग्स मतलब क्या, जो पानी वगैरह की चीज़ें होती है उसको हम स्प्रिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक तो आता है आपका थर्मो, थर्मो, ठीक है, और एक आता है एसिडो। तो थर्मो रिलेटेड टू व्हाट, टेम्परेचर। तो थर्मो इज़ व्हाट, थर्मो इज़ बेसिकली इट्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर पे मिल रहे हैं वो होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। इस तरीके से याद करो, मार्शी एरियाज़, ये आप लोग ने बहुत बार पढ़ चुके हो और आप लोग को तो अब तक ये चीज़ याद हो जानी चाहिए। मार्शी एरियाज़ में आप लोग को मीथेन गैस मिलती है, ठीक है। वो क्यों मिलती है, बिकॉज ऑफ दीज बैक्टीरियाज जिनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस। और मार्शी एरियाज़ के अलावा मिथेनोजेंस आपको कहाँ मिलेंगे, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। आप लोग को एनसीईआरटी पूरी इस तरीके से याद करनी है कि अगर आप लोग कोई पूछे तो एग्जैक्ट आप उसके वहाँ के एनसीईआरटी के कीवर्ड्स बोलो। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, देखो, प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जो मैंने बताया गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, इस तरीके से आप लोग को याद करना है। इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ो, इतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ो कि आप लोग को हर एक पॉइंट है ना दिमाग में छप जाए, एकदम प्रिंट हो जाए, इमेज उसकी फॉर्म हो जाए, हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आ जाए। इतनी बार उसको पढ़ो। ऐसा मेरी रीडिंग का क्या तरीका होता था, मैं आप लोग को बताती हूँ। ऐसा तो कभी नहीं किया मैंने कि एक बार सेंटेंस पढ़ लिया तो दैट्स इट, और एक बार पढ़ने में चीज़ें समझ में भी नहीं आती है। अगर आपने पूरा चैप्टर भी पढ़ के रखे हो तो भी एक बार आप अगर कोई सेंटेंस पढ़ोगे, पूरा चैप्टर आप लोग का हो चुका है, उसके बाद भी आप वापस से वो चैप्टर को रीड करने बैठोगे, रीड करने के लिए बैठोगे, सपोज़ 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, तो भी आप लोग को एक बार स्टेटमेंट पढ़ने से याद वो चीज़, वो स्टेटमेंट समझ में आया ये ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद भी उसके बहुत सारे वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे। ये नहीं समझ में आएगा कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है, क्योंकि समटाइम्स यू आर एब्सेंट माइंडेड, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल है, आप लोग को इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है कि ये तो मैंने चैप्टर पढ़ चुकी, मुझे तो हर स्टेटमेंट आ जाएंगे और बस रीड करते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, दैट्स इट दैट्स इट, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट को जहाँ पे आप अटक रहे हो ना उसके ऊपर जोर देके पढ़ो। जैसे आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ऐसे आप लोग को जोर देना है आप लोग के वर्ड्स पे, तभी आप लोग का दिमाग खुलेगा कि आर्के बैक्टीरिया ये बता रहा है कि जो आर्के बैक्टीरियाज होते हैं इनको अलग अलग ग्रुप में क्यों डाला गया, क्या इनकी खासियत थी। तो खासियत यही थी कि वो जो है स्पेशल टाइप के होते हैं, एक्सट्रीम हैबिटाट्स में रह सकते हैं जो कि बाकी बैक्टीरियाज नहीं रह सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को रीडिंग करना है। एक बार में पढ़ने में कभी कोई स्टेटमेंट रीड हो जाए, ऐसे मास्टर्स तो मैंने भी नहीं किए, ठीक है, ऐसी मास्टरी मैंने भी नहीं की है। तो आप लोग को क्या करना है, हर एक स्टेटमेंट को गौर से रिपीटेडली पढ़ना है, और आप लोग का जो जोर है इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, तभी आप लोग अच्छे से रीड करके खुद से एनसीईआरटी समझ सकते हो। नाउ फॉलो मी। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर इनका डिफर करता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग एक बार में पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, ज़रूरी नहीं है। अब मैंने आप लोग को कितनी जगह हाफ जगह मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, हाफ जगह मैंने पूरा भी कभी भी मैंने पूरा स्टेटमेंट एक साथ हाईलाइट नहीं किया है। आप लोग देखो ऊपर, मैंने कभी भी पूरा स्टेटमेंट ना एक साथ हाईलाइट नहीं किया है, मतलब मैं आधे आधे टुकड़े में स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ। पूरा स्टेटमेंट पढ़ के एक साथ आपको समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप
स्टेप बाय स्टेप आप लोग को स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, समझने हैं, स्टेटमेंट्स के पार्ट्स को पढ़ना है, समझना है और फिर उसको मर्ज करना है। ये बता रहा है आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये जो आर्के बैक्टीरियाज होते हैं इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, और सेल वॉल का जो आप कह सकते हो कॉम्पोजिशन होता है वो भी डिफरेंट होता है। इनके पास में सूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है। ये आप लोग की टेक्स्ट बुक में कहीं भी गिवन नहीं है, मैंने जस्ट आपको बता दिया है। अगर आप को नहीं याद रहता है ना तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इनके जो बैक्टीरियाज, ये आर्के बैक्टीरियाज होते हैं, इनके सेल वॉल में सूडोम्यूरिन मिलता है और जो यू बैक्टीरियाज होते हैं उनके सेल वॉल में म्यूरिन मिलता है, ठीक है। तो ये दो केमिकल है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, डू नॉट गेट टेंस ऑन दिस थिंग, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या पढ़ना नहीं है, क्या नहीं याद हो रहा है मत याद करो, ठीक है। भूल जा रहे हो तो भूल जाओ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट इनके मतलब ऐसे ही मैं याद करा देती हूँ, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत कम है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। अब देखो इसमें आप लोग को ये बोल रहा है सबसे पहले तो कि आर्के बैक्टीरिया की आप लोग को लोकेशन बताई हुई है, हमने पढ़ा थर्मो एसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस का क्या फंडा है, मीथेन गैस ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या तो मार्शी एरियाज़ में रह के करेंगे या तो फिर गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में करेंगे। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं, जो जुगाली करते हैं, यू नो, वो खाना खा लेते हैं एक बार और फिर जाके जब आराम से बैठते हैं, आराम करते हैं, देन दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू द माउथ, ठीक है। वो खाना वापस लाते हैं और उसको वापस से च्यू करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं क्या, रूमिनेंट एनिमल्स। इनके गट में, गट का मतलब तो पता ही होगा ना, स्टमक में आप लोग को क्या मिलते हैं, मिथेनोजेंस मिलते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि काउ डंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, बहुत सारी जगह हमारा बहुत टाइम से ये कल्चर रहा है कि हम काउ डंग को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। वो क्यों फ्यूल की तरह यूज़ हो पाता है, आंसर टू योर सेल्फ। फ्यूल की तरह क्यों यूज़ हो पाता है, ऐसा क्या होता है उसके अंदर, कुछ फ्यूल होगा, हाँ होता है। क्या होता है, मीथेन गैस होता है उनके पास में, ठीक है। मीथेन गैस को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब बेसिकली फ्लेम देते हैं, तो वो एज अ फ्यूल यूज़ हो पाता है। उसको हम कुकिंग शुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो ये फ्यूल जो है क्यों होता है काउ डंग, क्योंकि उसके अंदर मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। और मीथेन गैस किसकी वजह से हो रही है, मिथेनोजेंस की वजह से हो रही है। दैट्स सो सिंपल, कुछ याद करने की चीज़ भी नहीं है इसके अंदर, सब की टू की आप लोग को समझते जाना है, आप लोग को सब चीज़ अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ काउज एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस इज नथिंग बट योर दिस बायोगैस, ठीक है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। नेक्स्ट आ जाता है यू बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा, यू बैक्टीरिया। इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ थोड़ा सा, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि यू बैक्टीरिया हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। मैं इसको रब कर दूँगी, हाँ, इसको आप लोग थोड़ा बैकवर्ड करके नोट डाउन कर लो अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया जब हम कहते हैं ना यू कैरियोट, इसका ना मतलब होता है कुछ, ऐसे ही नाम नहीं दे दिया गया और ऐसे इसको याद नहीं करना है। इसका मतलब होता है एक वर्ड इसके अंदर मिलाया हुआ है यू, और एक वर्ड इसके अंदर डाला गया है कैरियोट। कैरियोट का कुछ मतलब होता है, आई होप आप लोग को ये चीज़ पता होगी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये, ठीक है। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस और यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो यू कैरियोट से हमने जितने भी देखे, जितने भी आप लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े, प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया जो आगे आप पढ़ोगे, हमने वो टेबल में यही पढ़ा था कि इनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो मतलब इनका न्यूक्लियस कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इनके पास में ट्रू न्यूक्लियस है। वही अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, प्रो मतलब के अंडर डेवलप, ठीक है। बायो में प्रो का क्या मतलब होता है, अंडर डेवलप। उनके पास में जो न्यूक्लियस होता है अंडर डेवलप होता है, क्यों, क्योंकि उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होता है, एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो, यू बैक्टीरिया का भी यही डेफिनेशन निकालना है आपको। ऐसे बैक्टीरियाज जो ट्रूली बैक्टीरिया के जैसा बिहेव करते हैं उनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल्स है वो आगे पढ़ेंगे। देयर आर thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall, ठीक है, and if motile or flagellum। तो यहाँ पे
हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इक्वल इम्पॉर्टेंस कैरी करता है। मेरे को कहीं भी ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को हर एक वर्ड आप लोग को याद रखना है, हर एक इसके अंदर का वर्ड। सबसे पहले आप लोग को ये याद करना है, यू बैक्टीरिया का मतलब ये होता है ट्रू बैक्टीरिया। इसके अंदर के एग्जाम्पल्स आपको याद करने, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब आता है, आगे पढ़ेंगे। और आता है क्या, इनके पास में रिजिड सेल वॉल होती है। ऑफकोर्स सेल वॉल सबके पास में होती है, रिजिड होती है, इसमें तो आप लोग कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है इनके पास में क्या, ये मोटाइल हो सकते हैं। अगर मोटाइल हो गए तो इनके पास में फ्लैजेला होगा, ठीक है। जितने भी आप प्रोटिस्टा में भी पढ़ोगे, अगर कोई मोटाइल है तो दे विल बी हैविंग द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो अगर मोटाइल है तो दे मस्ट बी हैविंग सम सोर्स जिसके थ्रू वो चल सके, लोकोमोशन कर सके, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सके। तो इनके पास में क्या होता है, फॉर लोकोमोशन दे हैव फ्लैजेलम, ठीक है। प्रोटिस्टा में देखेंगे तो यूल बी हैविंग सीलिया, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्या, द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये वाला पॉइंट यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो आप सब कुछ। है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लोरोफिल ए होता है इनके पास में, ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए ये पिगमेंट जो है आप लोग को प्लांटे में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है बेसिकली। और वो वाला पिगमेंट ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपको प्लांट का एक पिगमेंट मिला है। तो अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच दोज पिगमेंट्स आर फाउंड विच आर ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स, तो वो एक ऐसा ही एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, वो है क्या, साइनोबैक्टीरिया। जितने भी साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़े, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सारे कैसे होते हैं, क्लोरोफिल ए कैरी करते हैं। दे कंटेन व्हाट, क्लोरोफिल ए। तो ये क्या है, ये एक ऐसा पिगमेंट है दैट इज सिमिलर टू ग्रेन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल ए है तो अब ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस अंडरगो कर सकते हैं। दे कैन ईजिली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो पिगमेंट चाहिए रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो की है वो इनके पास में प्रेजेंट है। फिगर 2.2 देखने बोल रहा है, ये पूरा अच्छे से मैं समझाऊंगी। देखो यहाँ पे अभी पहले, द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, इनकी हर एक कैरेक्टरिस्टिक, ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक को आप लोग को ना लिखना है, ठीक है। आप लोग जितना लिखोगे ना बायो को, उतना याद होगा। अगर मुझसे पूछो तो ऐसा मैं कह सकती हूँ कि बायो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, मैं जब पढ़ना शुरू की थी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर जितने भी मैंने पढ़े, ठीक है, होल एनसीईआरटी में लिख चुकी हूँ। मतलब इतना लिख चुकी हूँ कि वो पूरी एनसीईआरटी के बराबर हो सकता है, इतना मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है। इनफैक्ट एनसीईआरटी से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग को खुद से ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो कीपिंग दिस इन माइंड कि आप लोग ऐसा कभी भी मत सोचो कि मैं कम से कम लिखूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखूँगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोग की नोटबुक है ना, आप लोग का हर एक वर्ड जो आप लोग को लग रहा है नहीं याद रहेगा, कोई चीज़ आप पहली बार सुन रहे हो, हर एक चीज़ को नोट डाउन करो, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोग की नोट्स वही होती है जो आप लोग खुद से बनाते हो, दैट इज़ योर नोट्स, ठीक है। एंड दैट वुड बी हेल्पफुल, दैट वुड बी 110% हेल्पफुल। कोई और किसी और के नोट्स लेके आप पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन जो अपनी नोट्स बनाने में जो आप लोग को फ़ायदा होगा ना, वो किसी और की नोट से कभी नहीं होगा। आप लोग जब खुद से नोट्स बनाते हो ना, दिमाग में चीज़ें छपने लगती है, आप लोग की नोटबुक पूरी दिमाग में छप जाएगी, और एनसीईआरटी तो रीड कर करके वैसे भी छप जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को ये वर्ड याद रखना, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है, ठीक है। बिल्कुल भी मल्टीसेलुलर नहीं लिख के आना, बैक्टीरिया है यूनिसेल्युलर ही होगा। कॉलोनियल होता है ये, मतलब कॉलोनीज फॉर्म कर सकता है। कॉलोनीज कैसे, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज फॉर्म करने वाला, इस तरीके से वो कॉलोनीज फॉर्म करता है। ऐसे सर्कल सर्कल मैं बना रही हूँ जो स्फीयर शेप, तो ये क्या बन रहा है, एक तरीके का कॉलोनी बन रहा है। तो इनका जो वी कैन से, इनका जो वे है, ठीक है, कैसे मिलते हैं ये, कैसे फॉर्म में हमको मिलेंगे, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, ठीक है, आइदर कॉलोनीज या फिर फिलामेंटस। फिलामेंट का मतलब होता है लंबी सी चेन, तो मतलब इसके अंदर ये होता है कि ऐसे लंबी चेन उन लोग बनाते हैं। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। कॉलोनियल स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस तरीके से उन लोग क्या बना दिए होंगे, कॉलोनीज बना दिए होंगे। दिस इज़ योर कॉलोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे फिलामेंटस वर्ड आ जाता है, कॉलोनियल वर्ड आ जाता है। ये दोनों ही आप लोग को वे में, दोनों ही तरीके से आप लोग को साइनोबैक्टीरियाज मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन भी होते हैं, मतलब आप लोग को फ्रेश वाटर जो आप लोग के घर का पानी होता है उसमें भी मिल सकते हैं, और जो सी वाटर है उसमें भी मिल सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग को ये लैंड पे भी मिलेंगे ये अलगे, ठीक है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ। देखो, जिलेटिनस शीथ और म्यूसिलेजिनियस शीथ दोनों का ही मतलब एक ही है।
म्यूसिलेजिनियस मतलब थोड़ा चिप थोड़ा स्लाइम के जैसा होता है। आप लोगों ने देखा है म्यूसिलेजिनियस शीट, ठीक है। शीट मतलब कवरिंग, म्यूसिलेजिनियस का क्या मतलब होता है? कवरिंग होता है। ठीक है, तो इनके पास में जिलेटिनियस शीथ मिलता है। जब अगर ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं तो आसपास जिलेटिनियस शीथ का ऐसा एक कवर फॉर्म कर देते हैं जो उनको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जब एक शीथ बनती है ना, ऐसे म्यूसिलेजिनियस शीथ बनती है, तो वो उनके अंदर पानी नहीं जाने देती। पहले तो वो क्या हो जाती है, वाटर प्रोटेक्शन उनको मिल जाता है, वाटर से प्रोटेक्शन, ठीक है। बहुत सारे इनको हर तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा आप लोगों को MCQ आएगा कि डैश फॉर्म्स ब्लूम्स इन वाटर बॉडीज़। डैश कैन बी फाउंड एज अ वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम, ब्लूम मतलब क्या, आप लोग इसको ना गूगल करना, आप लोग को एक अच्छी खासी इमेज मिलेगी। आप लोग का सी साइड है या फिर वाटर बॉडी है, कोई भी ऐसे समझो। तो ये अगर आपकी वाटर बॉडी है ना, तो यहाँ पे ना एक ग्रीन कलर का, बताती हूँ, ग्रीन कलर का ना बाहर काई जैसा मिलेगा आपको, ठीक है। यू कैन इमेजिन दिस, ठीक है। ये आप लोग का कौन सा पार्ट है? ये ब्लू पानी वाला पार्ट है, दिस इज़ योर पानी, ठीक है। और यहाँ पे बाहर की तरफ आप लोग को ग्रीन कलर का मिल रहा है, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट वाटर ब्लूम। इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर ब्लूम। इसमें ये जो वाटर ब्लूम्स होते हैं ना, इतना न्यूट्रिशन खाते हैं ना पानी में से कि फ़िशेस मर जाती है, क्योंकि फ़िशेस को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ये वाटर ब्लूम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और वाटर ब्लूम्स क्या करते हैं? पूरी तरीके से वाटर को जमा कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? वाटर बॉडीज़ में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो करेंगे, ठीक है। वाटर ब्लूम्स कौन फॉर्म कर रहा है? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कैसा होता है ये प्रोसेस, ये सब आप लोगों को डिटेल में एक चैप्टर में दिया हुआ है। आगे मिनरल न्यूट्रिशन वो चैप्टर है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन का होल प्रोसेस। बहुत ही ईजी है, बहुत ही बिल्कुल ईजी है। सिर्फ आप लोग को केमिकल रिएक्शंस याद रखनी रहेगी, और वो केमिकल रिएक्शन कॉज करने वाले कुछ बैक्टीरियाज होके वो याद रखने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है। ये वाला पॉइंट भी बहुत ईजी है। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इनके पास में। हेट्रोसिस्ट, ये कीवर्ड आप लोग याद रखो ना, तो आगे पीछे का स्टेटमेंट आप लोग को खुद याद हो जाएगा। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट क्या करता है? सिस्ट बोले तो सिस्ट मतलब होता है एक ऐसा कवरिंग फॉर्म कर देना, ठीक है। सिस्ट मतलब कोई भी चीज़ का ऐसा कवरिंग फॉर्म कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्ट, ठीक है। हेट्रोसिस्ट मतलब अलग अलग तरीके के उन लोग, सिस्ट मतलब अलग अलग तरीके की कवरिंग या फिर होल्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबेना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देती हूँ। अगर PDF अपलोड करूँगी तो एक साथ चैप्टर का PDF अपलोड करूँगी, ओके। तो मेरा जब भी ये चैप्टर हो जाएगा ना, जितने भी इसमें होगा, अभी 48 मिनट्स का बना है, ओके। तो जितने भी लेक्चर्स लगेंगे, आई थिंक वैसे तो एक लेक्चर में मुझे 2 किंगडम कंप्लीट कर देना चाहिए। विल सी कैसे होता है। तो चार लेक्चर तो नहीं होने चाहिए इसके ऊपर आगे, राइट। अगर मैं प्रोटिस्टा और मोनेरा एक लेक्चर में करती हूँ, तो आगे एक फंजाई का मुझे बनाना पड़ेगा, और आगे के में कुछ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो प्लांट में है ना, इसके अंदर नहीं है। तो ठीक है, 3 लेक्चर तो लगेंगे। एक पिछला लेक्चर गया इंट्रो वाला, उसके बाद में ये लेक्चर मैंने मोनेरा शुरू किया। आई विल ट्राई टू कंप्लीट प्रोटिस्टा इन दिस लेक्चर एज वेल। और फिर उसके बाद में फंजाई और बाकी का पोर्शन हम किस में देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हेट्रोसिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक एनाबेना, नॉस्टॉक और एनाबेना, हर एक पॉइंट को नोट करते जाओ, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ना अभी नोटबुक लेके बैठना चाहिए, और टेक्स्ट बुक में सिर्फ मार्किंग करना चाहिए, वो भी सिर्फ पेंसिल से। पेंसिल से मार्किंग करोगे, सेकेंड थर्ड टाइम रीडिंग करोगे ना, जब भी करना, थर्ड फोर्थ टाइम करोगे तभी हाईलाइटर लेके बैठना, ठीक है। पहली बार आप लोग अगर कोई चैप्टर समझ रहे हो, प्लीज़ टेक अ पेंसिल विथ यू एंड नॉट अ हाईलाइटर और अ पेन। पहली बार में आप लोग को बहुत सारी चीज़ नहीं लगती है, उसके बाद में यू गेट यूज टू इट। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करोगे ना, हाईलाइटर लेके बैठोगे तो पूरी बुक मार्क करते बैठ जाओगे, ठीक है। सो नाउ कीप दिस इन माइंड। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मैंने बता चुकी हूँ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? कीमोसिंथेटिक केमिकल्स के थ्रू उन लोग अपना खाना बना रहे हैं। केमिकल्स कहाँ मिलते हैं इनको? एयर में। हाइड्रोजन सल्फाइड है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन एंड ऑल, फॉस्फोरस मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो मतलब बेसिकली इन लोग भी क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अपना रेस्पिरेशन करते हैं। एटीपी प्रोडक्शन इनका किसके थ्रू हो रहा है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये टोटली केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में भी आप लोग को मिनरल न्यूट्रिशन में दिया हुआ है डेप्थ में। अभी आप लोग को सिर्फ इतना समझना है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ यार। हाँ, इन लोग क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रेट्स, और क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ नाइट्राइट्स, अमोनिया, और यहाँ पे मैंने बताया था दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे आप लोग को और दिए हुए वर्ड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स को बेसिकली लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस अंडरगो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिक्वायर्ड एटीपी मिल जाती है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। अब ये आप लोग को ये समझना है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आप लोग को साइनोबैक्टीरिया का फिगर दिया हुआ है, ये समझा देती हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ, हेट्रोसिस्ट क्या काम आता है, हेट्रोसिस्ट काम आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के। क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हेट्रोसिस्ट है, मैंने जैसे बताया कि ऐसा कवरिंग बना देता है, होल बना देता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आप लोग की म्यूसिलेजिनियस शीट है, दिस इज़ योर म्यूसिलेजिनियस शीट जो आप लोग को बाहर मिल रही है, राइट। तो ये म्यूसिलेजिनियस शीट क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। और सारे सेल्स जो है इनके, बेसिकली जो आप लोग के साइनोबैक्टीरिया है वो एक फॉर्म में रहते हैं। नहीं समझ आ रहा होगा ना, माई स्टाइलस डजंट वर्क्स प्रॉपरली, ठीक है। और ये भी आपका हेट्रोसिस्ट ही है, डो नॉट गेट कंफ्यूज, हेट्रोसिस्ट है वो भी, ठीक है। ये आपके साइनोबैक्टीरियाज है, और इनको ब्लू ग्रीन अलगे क्यों कहते हैं, देखो म्यूसिलेजिनियस शीट जो इनकी थोड़ी ब्लूइश इफेक्ट दे रही है, और जो इनका मेन कलर है वो ग्रीनिश है, तो ब्लू ग्रीन अलगे इस वजह से इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, और ये कैसे होते हैं, बेसिकली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बिकॉज दे कैरी वॉट, दे कंटेन क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए होता है इनके पास में। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक आप लोग को लार्ज मेजॉरिटी जो है बैक्टीरियाज की सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ही मिलती है। हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सी टाइप की मिलेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। मेनली पैरासिटिक होती है, मेनली सैप्रोफाइटिक होती है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर का मतलब ही यही होता है कि कोई भी डीकेइंग मैटर को वो कंप्लीट डीके करते हैं। कोई अगर चीज़ सड़ रही है तो उसको कम्प्लीटली सड़ाने का, कम्प्लीटली डीकम्पोज करने का काम कौन करते हैं, ये डीकम्पोजर्स करते हैं। और ये डीकम्पोजर्स कौन है, नन अदर देन, ठीक है, बैक्टीरियाज, ठीक है। तो मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। अब कुछ आप लोग को डीकम्पोजिंग का काम करेंगे, तो डीकम्पोजिशन और कहाँ होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। आपने देखा होगा जब दूध को हल्का सा दही डाल देते हो दूध के अंदर, पूरा दूध फट जाता है। या फिर आप जब नींबू डालते हो, नींबू उसके अंदर निचोड़ोगे या विनेगर डालोगे तो दूध फट जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इनके पास में जो ये होते हैं ना, दैट विनेगर, ये सब सिट्रस है, ठीक है। आपका जो कर्ड बन जाता है वो भी सिट्रस फॉर्म में आ जाता है। तो आप कर्ड भी जब ऐड करोगे, विनेगर और लेमन ये सब ऐड करोगे जब दूध में, तो दूध भी क्या हो जाता है, उसका कर्डलिंग हो जाता है। बिकॉज उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो इसके अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं इन ऑर्डर, ठीक है, टू कर्डल इट। कर्डल कैसे कर, देखो मैं तो समझाती हूँ, ठीक है। मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है, नॉन एक्टिवेटेड क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। इनको हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक्स इनको नाम देते हैं हम। नॉन एक्टिवेटेड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब आप कोई ऐसी सिट्रस चीज़ ऐड करते हो ना, तो सिट्रस चीज़ के अंदर जो आप लोग को केमिकल्स मिलने वाले हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड मिल सकता है आपको, बहुत सारे केमिकल्स मिल सकते हैं। वो क्या करते हैं ना, ये नॉन एक्टिवेटेड को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, दे स्टार्ट कर्डलिंग,
ठीक है, वो दूध को फाड़ना शुरू कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज़ में भी इसका पार्ट दिया हुआ है, कुछ इतना खास नहीं है, इंपॉर्टेंट है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरिया का क्या रोल है? तो बैक्टीरिया जो है हमने पढ़ा था पेनिसिलियम, ठीक है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो सबसे पहले निकाला था, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स था। मतलब ये जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं जिनको जो पैरासिटिक होते हैं इन नेचर, और उनको हम पैथोजन भी बुलाते हैं। पता है आपको पैथोजन किसको कहते हैं? जो डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं, ठीक है, जो डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। अब ये जो पैथोजन्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं और वायरसेस भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, उसके अंदर आप लोग बैक्टीरियाज को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में आप लोग किसको यूज़ करते हो? बैक्टीरियाज को यूज़ करते हो। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स है, या फिर यू कैन से उसके रूट्स में ही बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूम्स के। यहाँ पे रूट्स दिया है, राइट। तो क्या हो गया? तो ये चीज़ है। तो आप लोग को ये चीज़ याद करना इन द सेंस, आप लोग जब आगे मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ोगे आप लोग को याद हो जाएगा। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग और डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फार्म, एनिमल्स एंड पेट्स, ठीक है। तो इनफैक्ट आप लोग को जो एनिमल्स है, ठीक है, उसके अंदर भी आप लोग को बहुत सारे ऐसे डिजीज़ मिलेगी, ऐसी कंडीशंस मिलेगी जो कि टोटली किसकी वजह से होगी? बैक्टीरियाज की वजह से होगी। दे वर्सन देयर हेल्थ, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही सीरियस कंडीशंस ये कंडीशंस में लेके आ जाते हैं बैक्टीरिया जैसे पैथोजेनिक होते हैं। सम पैथोजेंस कॉजिंग और डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। हमारे पास में हमने डिजीज़ ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में भी हम पढ़ने वाले हैं। कॉलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे दिया हुआ है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच इज़ हिस्टोलिटिका अमीबा। तो ये आप लोग को याद करना है, और उसके अंदर, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का यहाँ पर है, दैट इज़ कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो इसके अंदर समझने की चीज़ ये है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक वर्ड नहीं दिया हुआ है, ये वाला, ये है वो वर्ड जो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बहुत अच्छे से पढ़ लिया और अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, बैक्टीरिया कॉजिंग नहीं, डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया में कौन सी डिजीज़ नहीं आती है, और उसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा सिट्रस कैंकर। तो कोई बाकी के ऑप्शंस के साथ में आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाओगे कि सिट्रस कैंकर तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में नहीं दिया हुआ है, तो ये बैक्टीरियल से नहीं होता है, रॉन्ग टिक करके आ जाओगे। जबकि यहाँ पे साफ लिखा है, किस में लिखा है? ये चैप्टर आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, इसके अंदर साफ दिया हुआ है कि बैक्टीरिया जो आप लोग को डिजीज़ कॉज करते हैं उसके अंदर से एक डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। तो ये वर्ड्स पे आप लोग को गौर करना है, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी आप लोग को चीज़ें लिंक करके पढ़ोगे तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। कॉलेरा, टाइफाइड, टीटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, अब इनके रिप्रोडक्शन पे देखते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारी इनके अंदर डाइवर्सिटीज़ मिलती है, तो इसके अंदर भी डाइवर्सिटीज़ है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन क्या है? आप लोग ने आई गेस 12th के भी फर्स्ट चैप्टर में आपको फिजन पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है। फिजन मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ का टूटना, ठीक है। आप लोग की अच्छी चीज़ है, ये क्या हो रही है? इसके अंदर ऐसे बन रही है दो चीज़, जस्ट अ सेकेंड यार, ऐसे बन रही है दो चीज़, ठीक है। इस तरीके से दो चीज़ बन रही है और उसके बाद में ये दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जा रही है। तो ये क्या है? फिजन है, कोई भी चीज़ का टूटना। तो ये क्या करते हैं? फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, और इनफैक्ट वो मल्टीपल फिजन भी अंडरगो करते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स फॉर्मेशन ये कब कर रहे हैं? अनफेवरेबल कंडीशंस में, बैक्टीरियाज की बात हो रही है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब देखो ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं समझ आएगी कि मैम एक तो ये प्रोकैरियोट है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये अंडरगो करता है। प्रोकैरियोट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। येस, यू आर राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इस पर ध्यान दो। ये आपको बता रहा है कि अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कह सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डीएनएज एक्सचेंज होते हैं, डीएनएज इन द सेंस क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो
चेंजेस आते हैं डीएनए में आपके, ठीक है। अगर आप असेक्सुअल की बात करो तो सेम टू सेम जीन्स जो है आगे फॉलो होता है, ठीक है। आप जो ऑफस्प्रिंग्स है उसके अंदर सेम जीन्स, सेम क्रोमोसोम्स जाते हैं, सेम डीएनए जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है, नॉट बाय एक्चुअली अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कोई एक सोर्स, कोई एक मेथड होता है जिसकी वजह से डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मोटो ही यही होता है कि वहाँ पे डीएनए में चेंजेस आए। और यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा है कि डीएनए अगर ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में तो डीएनए में चेंजेस आएंगे। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नॉट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये डिफरेंस है, आप लोग को ये याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। तो ये फिगर देख लेते एक बार, डिवाइडिंग बैक्टीरियम, ठीक है। देखो इनके पास में सेल वॉल है, यस, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है किसी को भी? नहीं, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स मोनेरा है ये। तो आप लोग को सेल वॉल दिखाई दे रही है, जो नेम है उसको क्यों नेमिंग करूँ मैं। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है फिजन। क्या हो रहा है, ये फिजन हो रहा है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये पॉइंट, ये माइकोप्लाज्मा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बिल्कुल भी ये सोच के तो छोड़ के जाना ही नहीं कि इतना सा पार्ट है क्या पूछेगा, सीधा इसी पार्ट में से पूछता है, ठीक है। द माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। ये माइकोप्लाज्मा ना सेल वॉल नहीं होती इनके पास में, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो आप ऐसे बता सकते हो कि ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज है। मतलब सबसे पहले माइकोप्लाज्माज आए होंगे, क्योंकि हमारा जो धरती था, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में पहले ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। जो कंडीशन स्टार्टिंग की थी वो अनएरोबिक कंडीशंस थी, ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट था। तो बेसिकली माइकोप्लाज्मास वो टाइम पर आए होंगे बिकॉज दे आर अनएरोबिक, ठीक है। वो टाइम पर माइकोप्लाज्मास रहे होंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट बनता गया तो आप लोग को बाकी के ये बैक्टीरियाज मिले, ठीक है। माने वाले पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं, इवन दो दे लैक सेल वॉल, फिर भी वो पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। मतलब इतना एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इसके अंदर मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। आई रियली होप आप लोग को ये सब पार्ट समझ रहा हो, और सब चीज़ें मैं जो भी बता रही हूँ ना, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ नेक्स्ट किंगडम, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। हर चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं। इनफैक्ट जो जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ और वो आप लोग तक ला रही हूँ। तो कोई भी चीज़ मैं छोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ, हर एक चीज़ को मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, मतलब कंटेंट तो नहीं कह सकते, एक सिंपल से फ़ोन में मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, ठीक है, द थिंग दैट यू नीड इन दिस प्रिपरेशन। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोटिवेशन देने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को सब चीज़ एकदम अच्छे से याद रहे, ठीक है। मैं क्योंकि बार बार उसको रिपीट करती हूँ। मैंने नेक्स्ट लेक्चर अगर बन रहा है तो प्रीवियस लेक्चर का मैं समरी भी दे रही हूँ, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आप लोग एक सीरीज़ में देख रहे हो या फिर नहीं भी देख रहे हो तो आप लोग को एक ओवरऑल व्यू रहे कि कौन से चैप्टर के बारे में बात हो रही है, क्या है ये चैप्टर। इसीलिए मैं आप लोग को एक ऐसा रफ समरी देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में, नए लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ों को ना नोट डाउन कर रहे होंगे आपकी या तो टेक्स्ट बुक में या तो नोटबुक में, ठीक है। शुरू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट किंगडम जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आप लोग का किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिकली आप एक बेसिक डिफरेंस जो आप लोग को पता होना चाहिए मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में, ये बहुत ही बेसिक है लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ यू विल फॉरगेट दिस। बहुत चांसेस है आप भूल जाओ। और कुछ ऐसे याद रखो कि प्रोटिस्टा भी तो यूनिसेल्युलर था, तो प्रोटिस्टा में जो एग्जाम्पल्स आप आगे पढ़ोगे हो सकता है आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओ कि ये तो यूनिसेल्युलर है मतलब ये बैक्टीरिया है। नहीं, आप लोग को एक चीज़ जो याद रखनी है, जो प्रोटिस्टा को मोनेरा से और मोनेरा को प्रोटिस्टा से डिफर करता है, दैट इज़ द सेल स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये यूकैरियोट्स है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। और जो आप लोग ने इधर पढ़े, जो मोनेरा में आप लोगों ने पढ़ा, वो कैसे होते थे, वो प्रोकैरियोट्स होते थे। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है लेकिन बहुत लार्जली मायने रखती है ये डिफरेंस, ठीक है। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा।
राइट। सिंगल सेल्ड, इनका डेफिनेशन ही इस तरीके से कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब यूनिसेल्यूलर है। ओके, तो ये कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूकैरियोट होंगे और यूनिसेल्यूलर होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग को आगे जो आने वाला किंगडम है उसकी भी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ मिल गई कि हाँ ये यूकैरियोट है, और पहले का जो किंगडम हमने पढ़ा उसकी भी एक सिमिलैरिटी मिल गई कि ये यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। तो इस क्योंकि ये दोनों आगे कि आगे जो आने वाले किंगडम्स है उसकी भी सिमिलैरिटीज़ कैरी करता है, और पिछले जो किंगडम गया मोनेरा उसकी भी सिमिलैरिटी कैरी करता है, तो इसको हम एक लिंकिंग किंगडम कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कैसा होता है, एक तरीके से इधर देखो लिखा हुआ है दे फॉर्म अ लिंक, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ लिंक फॉर्मिंग किंगडम, ठीक है। तो ये लिंक फॉर्मिंग किंगडम होता है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम कि ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि अब देखो ये यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोट है, ठीक है। क्योंकि यूनिसेल्यूलर है इसलिए हम उसको किस में नहीं डाल सकते, प्लांटे में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि प्लांटे में डालना क्यों है, सबसे पहले तो ये समझो, क्योंकि प्लांटे में क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स। और प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे कुछ फोटोसिंथेटिक यूग्लिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर पिगमेंट्स मिलते हैं जो कि प्लांट्स में मिलते हैं, लेकिन फिर भी यूग्लिनॉइड्स आगे जो पार्ट आने वाला है, ठीक है, उसको हम इसके अंदर नहीं डाल सकते, प्लांटे में नहीं डाल सकते, बिकॉज दे हैव देयर ओन डिफाइनिंग फीचर जो उनको प्रोटिस्टा बना रहा है, और वो क्या है, पहले तो वो यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि ये प्रोटिस्टा जो है एक तरीके से लिंक फॉर्म कर रहा है बिटवीन द प्रीवियस किंगडम एंड दी आगे जो किंगडम्स आने वाले हैं, ठीक है, द फॉर्मर किंगडम्स एंड द लेटर किंगडम्स, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट, क्योंकि हम उसको बिकॉज इट इज़ यूनिसेल्यूलर हम उसको इसके अंदर प्रोटिस्टा में डाल रहे हैं, लेकिन फिर क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करता है तो एक बायोलॉजिस्ट उसको प्लांट भी कह सकता है, दोनों ही राइट है, ठीक है, किसी को गलत नहीं कह सकते। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक, तो बेसिकली आप लोग को प्रोटिस्टेंट्स कहाँ मिलते हैं, मोस्टली एक्वाटिक रीजन में मिलते हैं, पानी में मिलेंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन, ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से मार्क करती हूँ, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेड कलर दे दो यार, रेड है क्या ये, हाँ, तो ये दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। तो आगे आने वाले फंजाई और प्लांटे और एनिमेलिया के साथ में ये क्या कर रहा है, लिंकेज फॉर्म कर रहा है। बिंग यूकैरियोट्स प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया प्रोटिस्टेंट का डेफिनेशन ही यही है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, ठीक है। सम है फ्लैजेला और सीलिया, मैंने बताया था आप लोग को लोकोमोशन करेंगे अगर मोटाइल होंगे, ठीक है, लोकोमोशन तभी करेंगे अगर मोटाइल होंगे। लोकोमोशन और मोटाइल बहुत ही सेम वर्ड है, अगर आप देखो तो मोटाइल मतलब लोकोमोशन करने वाला, ठीक है। तो ये जब भी अगर आप लोग को मोटाइल मिलेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू वो लोकोमोशन कर सके, तो ये फ्लैजिला होता है इनके पास में, और सीलिया भी मिलता है, ठीक है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है, दोनों रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलेगा इनके अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा बाय बाइनरी फिशन, जैसे मैंने आपको बताया है पहले इसमें, और बाइनरी फिशन मिलता है इसमें, और प्रोटिस्टा में आप लोग को स्पोर फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। असेक्सुअली ये तब करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो येस, इनके अंदर प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जबकि बैक्टीरिया से प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता था, दे ओनली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। कौन? मोनेरा, ठीक है, मोनेरा के सारे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड अंडर मोनेरा, ठीक है। लेकिन जो प्रोटिस्ट हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है, सेल्फ फ्यूजन होता है, ओके। तो नेक्स्ट सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो होते हैं क्राइजोफाइट्स। अब जो क्राइजोफाइट्स है यार, देखो क्राइजोफाइट्स का जो मेन चीज़ आप लोग को याद रखनी है, की पॉइंट्स मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसके अंदर डेस्मिड्स आ जाते हैं, और आ जाता है गोल्डन एल्गे, जिसको डेस्मिड्स को ही हम गोल्डन एल्गे कहते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह डायटम्स का पॉइंट, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं, एक ऐसे कीवर्ड्स याद रखो, बाकी सब चीज़ें आप लोग को याद हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो पहले तो,
कि क्या चीज़ें आप लोग को याद करनी है इसके अंदर। यस ऑफ कोर्स आप लोग को डायटम्स और ये डेसिमल्स ये इसके एग्जांपल्स है याद तो रखने ही है। इसके अंदर आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स है। पहला तो ये कि ये जो होते हैं दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट्स। देखो यार एक्वाटिक है, ठीक है, तो इसके अंदर के जो मोस्टली है ना वो सब आप लोग को फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मरीन में भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आज का नेक्स्ट पॉइंट है दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। जितने भी प्रोटिस्टेंस है क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर होते हैं तो माइक्रोस्कोपिक तो हो गई, बट यहाँ पे इनकी खासियत ये है दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। और जो पैसिवली मतलब अपने आप जब वाटर करंट्स होते हैं ना, ठीक है, सी में देखो, ओशंस में देखो, हर जगह वाटर जो है हिलता रहता है। तो वाटर करंट्स जब होते हैं उसी के साथ साथ ये डेस्मिड्स और ये गोल्डन एल्गी और जो डाई एटम्स हैं वो उसी के साथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं, वाटर के साथ में मूव करते हैं, पैसिवली अपने आप मूव करते हैं। तो ये इनको हम क्या नाम देते हैं, प्लैंक्टन्स नाम देते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि राइट क्राइजोफाइट्स में जो है प्लैंक्टन्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लैंक्टन्स आ जाते हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड है, यार मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है या ये ख़राब है, स्टैंडर्ड्स प्लैंक्टन्स आ जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा डेस्मिड्स का दूसरा नाम क्या पढ़ा आप लोगों ने, गोल्डन एल्गे। और आ जाते हैं डाई एटम्स। प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम्स। डाई एटम्स किसके अंदर इंक्लूडेड है, क्राइजोफाइट्स में इंक्लूडेड है। डेस्मिड्स का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन एल्गे नाम है, याद रखो। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। येस दे आर फोटोसिंथेटिक, तो मतलब इनके पास में क्या होगा, पिगमेंट होंगे जो प्लांट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन डाई एटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। चालू तो है ना, हाँ, ठीक है। इन डाई एटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। डाई एटम्स को आप लोग का यहाँ पे ना स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्दो इसकी आप लोग को पिक्चर नहीं दी हुई है तो आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो डाई एटम्स होते हैं ना इनके सेल वॉल्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इनके पास में क्या बन जाते हैं, शेल्स बन जाते हैं, ओवरलैप करते हैं वो शेल्स एक दूसरे को। ये शेल बन रहा है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, डाई एटम्स की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ याद रखो कि ये जो ओवरलैपिंग शेल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये किसके बने होते हैं, सिलिका के शेल्स होते हैं, सिलिका शेल्स होते हैं, ठीक है। और ये सिलिका होता है, ये सीधा एमसीक्यू आ जाएगा। जो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल। क्या होते हैं ये, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि जो सेल वॉल है, जो ओवरलैपिंग शेल फॉर्म हो रहा है डायटम्स में, दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल बिकॉज ऑफ तो आप लोग को ऑप्शंस दिया रहेगा, बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स प्रेजेंट इन दैम, या फिर बिकॉज ऑफ हाईली रिजिड नेचर ऑफ इट। नहीं, अगर आप लोग को थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बिकॉज ऑफ सिलिका को टिक करना है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप लोग को टिक करना होता है, विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स देखे हो ना, वैसा ही होता है ये, ठीक है। तो ये शेल्स फॉर्म करता है, टू ओवरलैपिंग थिन शेल्स, ठीक है, विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, मतलब इनकी वॉल्स में आपको सिलिका मिलता है मेन प्रोडक्ट, एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, कीप दिस इन माइंड। दस द आइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं तो वाटर करंट्स आए, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, ये सेल वॉल जो होते हैं इवन इफ दे डाई, ठीक है, तो इनके पास में जो सेल वॉल बच जाते हैं जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं बिकॉज ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन दैम, ये सेल वॉल नीचे रह जाते हैं डिपॉजिट्स में, ठीक है। जो सी बेड होता है ना, जो नीचे का लेयर होता है, वहाँ पे ये रह जाते हैं क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ये टूटते नहीं है कोई भी चीज़ की वजह से, और ये रह जाते हैं वहाँ पे। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स रेफर टू एज डायटोमिशियस अर्थ। जो आपको कहाँ मिलेगा, सी बेड पे मिलेगा, नीचे की तरफ डिपॉजिट हुआ मिलेगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, डायटोमिशियस अर्थ। प्लीज़ रिमेंबर एंड प्लीज़ कीप दीज वर्ड्स इन माइंड, ठीक है। ये आप लोग के जो कीवर्ड्स हैं ना, यही आप लोग का नीट पार कराएंगे। आई एम टेलिंग यू, कीवर्ड्स आप लोग को बहुत अच्छे से याद करने हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, ये वर्ड याद रखो, ये कीवर्ड है, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल क्यों है, दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल बिकॉज ऑफ सिलिका, ये चीज़ याद रखो। डज लार्ज सेल वॉल डिपॉजिट एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर टू एज डायटोमिशियस अर्थ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बिंग ग्रीटी कैसे नेचर की होती है, ग्रीटी का क्या मतलब होता है, खरबूरा नेचर होता है इनका, ठीक है। ऐसा आपने जो देखे हो पॉलिशिंग, जो फर्नीचर्स पॉलिश करते हैं ना, उनके पास में एक ना पेपर होता है, उसको आप लोग हाथ में से घसोगे ना तो आप लोग को रैशेस पड़ जाएंगे,
इतने वो खड़बूडे टाइप के होते हैं, तो वो ग्रिटी उसी का मतलब होता है। दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स। तो कि पॉलिशिंग में यूज़ कर रहे हैं। पॉलिशिंग इन द सेंस जब आप कोई भी खड़बूडी चीज़ को लेके कोई भी चीज़ के ऊपर घसोगे फर्नीचर्स वगैरह पे, तो वो क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। तो पॉलिशिंग इस तरीके से होती है। अंडरस्टैंडिंग डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ प्रोड्यूसर्स किसको कहा गया है? तो यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे इसको बना के बता सकती हूँ कि जो क्राइजोफाइट्स होते हैं, इसके अंदर का मेन पॉइंट आप लोग को जो याद रखना है, प्लैंक्टन्स मिलते हैं, डेजमिड्स मिलते हैं, डायटम्स मिलते हैं। और जो चीज़ आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है इसके अंदर, आप लोग को मिलता है ओवरलैपिंग शेल्स। सिलिका के ओवरलैपिंग शेल्स मिलेंगे। सिलिका शेल्स मिलते हैं जो ओवरलैपिंग नेचर के होते हैं, अनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। और आप लोग को नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर मिलेगी वो आ जाते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये लास्ट लाइन अभी हमने पढ़ी, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्राइजोफाइट्स जो होते हैं यूज़ होते हैं किसमें, जिसमें पॉलिशिंग, ऑयल सिरप्स, फिल्ट्रेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाता है इधर पे। क्राइजोफाइट्स खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में एज यू कैन सी, डायनोफ्लैजेलेट का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसके पास में भी शेल है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये जो प्रेजेंट है ये इसके शेल्स है, ये भी इसका शेल है। तो ये सब चीज़ें इनके पास में प्रेजेंट होती है। तो फिर क्या है इनके अंदर अलग चीज़, इनके पास में फ्लैजेला है जो दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये फ्लैजेला है यहाँ पे, दिस इज़ द फ्लैजेला। कोई अलग कलर से बताऊँ, ये देखो ये है फ्लैजेला जो यहाँ पे। एक फ्लैजेला लॉन्जिट्यूडनली जा रहा है, लॉन्जिट्यूडनल, और यहाँ पे एक फ्लैजेला निकला है जो दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ गया है। इसको ट्रांसवर्स फ्लैजेला कहते हैं। ट्रांसवर्स फ्लैजेला ये कहाँ मिलता है आपको, जो सेल प्लेट्स बनी है ना यहाँ पे, इस तरीके से सेल प्लेट बनी हुई है। यहाँ पे पूरा एक सेल का कवरिंग, सेल वॉल का कवरिंग नहीं बना है, यहाँ पे सेल प्लेट्स बनी हुई है। और सेल प्लेट्स किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। जो लास्ट में हमने पढ़ा डाई एटम्स वाले क्राइजोफाइट्स में, उनकी जो सेल वॉल थी, ठीक है, जो ओवरलैपिंग शेल्स क्रिएट कर रहे थे उन लोग, वो किसकी थी, सिलिका की। यहाँ पे जो ये है सेल प्लेट से किसकी बनी हुई है, यू कैन सी या स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स है, ठीक है। तो इनके पास में क्या मिलती है हमको, सेल्यूलोज की बनी हुई प्लेट्स मिलती है। ये पॉइंट याद रखना। दिस ऑर्गेनिज्म मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो एक्वाटिक है अगेन, ठीक है, मरीन होते हैं मोस्टली, फोटोसिंथेटिक होते हैं अगेन, मैंने बताया प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक होता है, यूग्रेनॉइड्स भी फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ब्राउन और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैम। अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है रेड वाले में ज़ेंथोफिल प्रेजेंट हो, यू नो राइट। ज़ेंथोफिल्स जो होते हैं रेड कलर पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल्स। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। अब भी मैंने इसके ऊपर जोर दिया, मैंने यहाँ पे बताया भी आपको कि ये जो बनी हुई है ये चीज़, ये पूरा एक अक्खा आप लोग का ऐसे ये नहीं बना हुआ है, कवरिंग नहीं बनी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं किया हुआ है। तो क्या किया हुआ है यहाँ पे, एक एक प्लेट बनाई हुई है, ठीक है, क्या बनाई हुई है, एक प्लेट बनाई हुई है। क्या होता है यार ये, हाँ, यहाँ पे एक प्लेट्स बनाई हुई है इस तरीके से, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट्स बनाई हुई है। और ये प्लेट्स किसकी बनी हुई है यार, राइट, सेल्यूलोज की बनी हुई है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। फ्लैजेलेटेड होंगे तो मतलब क्या होंगे, ये मोटाइल होंगे, ठीक है। सिंस दे हैव फ्लैजेला, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दे आर व्हाट, दे आर मोटाइल, मोटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन लाइज लॉन्जिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। फरो मतलब क्या, इनके बीच में ऐसा ग्रूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फरो मतलब कोई भी दो चीज़ के बीच में बनने वाली जगह को वी से इट एज फरो, ठीक है। तो इसके बीच में जो जगह बन रही है, दैट प्लेस इज कॉल्ड, विल बी कॉल्ड एज व्हाट, फरो। ये जगह, इसको हम क्या कहेंगे, फरो, फरो कह दो, या फिर यू कैन से इट एज ग्रूव, ठीक है। तो ग्रूव्स के अंदर एक उनका फ्लैजेला चला जाता है, दैट इज़ द ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है दैट इज़ द लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला। तो ये पॉइंट याद रहेगा, ओके। हमेशा मैं पूरा ख़राब कर देती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह।
मुझे नहीं ख़राब करना है इसको। चलो हो गया, ठीक है, ये चीज़ थी। और यहाँ पे फ्लैजिला के बारे में बात कर लिया। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए नाम दिया हुआ है गॉनियोलेक्स, तो ये चीज़ याद रखो। आप लोग को रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है, इसको नोट डाउन करो इस तरीके से। रेड वाला जो है उसका नाम है क्या, गॉनियोलेक्स, ठीक है, तो रेड वाला गॉनियोलेक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, तो इनके क्योंकि ये बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बहुत सारे वेसे स्पोरुलेशन के थ्रू, तो इससे क्या होता है ना, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं कि वो जो वाटर होता है वो रेड कलर का नज़र आता है। वाटर टाइड्स कैसी हो जाती है, रेड कलर की टाइड्स आ जाती है वहाँ पे, रेड टाइड्स, ठीक है। वाटर टाइड्स कैसे कलर की हो जाती है, रेड कलर की, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, ये जो है लार्जली टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये रेड टाइड्स, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकता है कि डैश रिलीज टॉक्सिन्स, ठीक है, and dash make the sea appear red, dash make the sea appear red and release toxins that can kill other marine animals, तो क्या आएगा एग्जाम्पल, गॉनियोलेक्स। अगर आप लोग को डायनोफ्लैजिलेट्स भी दिया हुआ है जस्ट इन केस, ऐसा तो दिया नहीं रहेगा, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स आप लोग को ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा अगर गॉनियोलेक्स है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को डायनोफ्लैजिलेट्स दिया है और गॉनियोलेक्स दोनों दिया हुआ है तो यू आर गोइंग टू मार्क गॉनियोलेक्स, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाया गया है कि गॉनियोलेक्स एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो रेड टाइड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इनके पास में दो तरीके के फ्लैजिला होते हैं और कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। एक पॉइंट याद रखना है कि प्रीवियस वाले से ये इसलिए डिफर करता है क्योंकि इसके जो सेल प्लेट्स है, पहली बात तो वो सेल वॉल प्रोड्यूस कर रहा था उसके ओवरलैपिंग शेल्स से जो कि सिलिका के बने थे, और यहाँ पे ये सेल प्लेट्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि कैसे है, सेल्यूलोज के बने हुए, ठीक है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट, स्टिफ मतलब कैसे होंगे वो, हार्डन होंगे, फर्म होंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है यूग्लिनॉइड्स में, दे हैव फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं, यही सब बातें, चलो पढ़ते हैं, ठीक है, इससे पढ़ेंगे। यूग्लिनॉइड्स में क्या है, बेसिकली एक ही चीज़ है अगेन कि इनके पास में भी फ्लैजिला होता है, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है, पढ़ते हैं। Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. यहाँ पे फ्रेश वाटर है। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स वो मोस्टली मरीन फॉर्म्स में थे, और जिससे पहले पढ़ा हमने क्राइजोफाइट्स वो मरीन भी थे और फ्रेश वाटर भी थे। ये वाले कैसे हैं, मेनली फ्रेश वाटर है, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज पेलिकल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आप लोग को गौर करना है यार, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट पे कि इनके पास में ना सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इनके पास में। इतना क्यों ऐसा बुरा लिखा जा रहा है इसके अंदर, सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी। इनके पास में क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है विच इज़ कॉल्ड एज पेलिकल। तो इनके पास में जो आउटर साइड में आप लोग को मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, क्या कहेंगे, पेलिकल कहेंगे। ये कैसा होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, कीप दिस इन माइंड, प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। अब क्योंकि ये रिजिड नहीं है, ठीक है, इनका सेल वॉल रिजिड नहीं है, तो ये इनका बॉडी कैसे भी फ्लोट करता है, ऐसे चेंज कर सकता है, इनकी शेप, इनका बॉडी शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। दे हैव, ठीक है, दे हैव 2 फ्लैजिला, शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। तो इनका डिस्क्रिप्शन को आप लोग को याद रखना है, डिस्क्रिप्शन देख के आप लोग को पूछ सकता है कि ये कौन से क्लास के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यूग्लिनॉइड्स का पहला पॉइंट क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, यस सेल वॉल एब्सेंट है। कुछ प्रोटिस्टा के पास में सेल वॉल है, कुछ के पास में नहीं है, ये हमने टेबल में भी पढ़ा था और प्रोटिस्टा शुरू होते टाइम भी पढ़ा था, ठीक है। तो इनके पास में सेल वॉल नहीं है तो क्या प्रेजेंट है, फॉर द प्रोटेक्शन कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो क्या होता है, इनके पास में प्रोटीन रिच लेयर होती है, किसकी बनी होती है, पेलिकल की, ठीक है। ये प्रोटीन रिच लेयर को क्या कहते हैं हम, पेलिकल कहते हैं, विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव 2 फ्लैजिला, फ्लैजिला कैसा है, एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यस दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स वे प्रीडेटिंग ऑन दी अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप ध्यान दो कि हर एक क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, हर एक किंगडम के अंदर जो भी सब क्लास हम पढ़ रहे हैं, क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर है ना
हर एक क्लास का अपना अपना एक यूनिक फीचर है। जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स में रेड टाइड्स उसका एक मेन फीचर है। इससे आप लोग याद रखो कि डायनोफ्लैजिलेट्स का मेन फीचर रेड टाइड्स है। ठीक है, रेड टाइड्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गोनियोलाइट्स। एक एग्जांपल याद कर लो। उसके पहले हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा उसका ग्रिटी नेचर होता है। ग्रिटी नेचर किसका होता है? ओवरलैपिंग शेल्स का। ओवरलैपिंग शेल्स क्यों ऐसी ग्रिटी नेचर की होती है? क्योंकि वो सिलिका की बनी होती है, इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। ये सारे पॉइंट्स याद रखो। अभी यूग्लिनॉइड्स में मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा? सेल वॉल एब्सेंट है, पेलिकल प्रेजेंट होता है, प्रोटीन रिच होता है। अब तक कि हमारे पास में सेल वॉल आ रही थी, अभी प्रोटीन रिच लेयर आ गई। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक हमने जो प्रोटिस्ट पढ़े वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक थे, कोई भी हेट्रोट्रॉफ नहीं थे। ये पहला ऐसा हम पढ़ने चाह रहे हैं जो कि कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक नेचर का भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। तो कैसे ये दोनों नेचर को फॉलो करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले जब सनलाइट होती है तब वो फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करता है, और अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो वो टाइम पे वो कैसे ज़िंदा रहेगा? राइट, हेट्रोट्रॉफिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करता है वो? प्रीडेट करता है ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब पैरासिटिक हो जाता है वो तभी। ठीक है, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ लिग्निन आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूग्लिना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को आप लोग को याद रखना है अगेन। ठीक है, यूग्लिना याद रखोगे। ठीक है, तो यूग्लिना इसका एग्जाम आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। एक लॉन्ग फ्लैजेला है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक लॉन्ग फ्लैजेला है और एक शॉर्ट फ्लैजेला है। तो इस तरीके से आप लोग को स्ट्रक्चर्स भी देखते हुए चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्लाइम मोल्ड्स। बहुत ही ईजी है यार, स्लाइम मोल्ड्स कुछ भी नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स को तो आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। कुछ नहीं दिया है स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक क्यों? क्योंकि ये डिकेइंग मैटर पे मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ इनका यही है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। क्योंकि सैप्रोफिटिक है तो डिकेइंग चीज़ों पे ही मिलेंगे आपको, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, वहाँ पे वो लोग किसके ऊपर प्रीडेट करते हैं? डिकेइंग मैटर है तो किस चीज़, क्या चीज़ खाएंगे? यस, उनके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे। जो भी पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं, शुगर्स मिलते हैं, वो सब खाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ये पॉइंट आप लोग याद रखो कि ये क्या फॉर्म करते हैं? प्लाज्मोडियम। कब फॉर्म करेंगे? जब ये अंडर सूटेबल कंडीशन, जब सूटेबल कंडीशंस आ जाती है तो वो एग्रीगेशन मतलब कोई भी चीज़ का जमा हो जाना। तो ये प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, इतना लंबे फीट तक के ये ग्रो हो सकते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्लोटिंग बॉडीज़। अब जब तक के फेवरेबल कंडीशंस है वो ग्रो होते रहते सेवरल फीट्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जहाँ अनफेवरेबल कंडीशंस आएगी ये प्लाज्मोडियम क्या हो जाएंगे? डिफरेंशिएट करने लगेंगे। ठीक है, मतलब डिवाइड होने लगेंगे, बेसिकली डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंड फॉर्म्स व्हाट? फ्लोटिंग बॉडीज़। फ्लोटिंग बॉडीज़ मतलब ही क्या होता है? स्पोर्स होता है। फ्लोटिंग बॉडीज़ का मतलब ही क्या होता है? स्पोर्स होता है। स्पोर्स फॉर्म कर देते हैं एट दैट टिप्स द स्पोर्स। ठीक है, पजेस ट्रू वॉल्स। अब इनके पास में क्या है? ट्रू वॉल्स होती है। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। अनफेवरेबल कंडीशन में भी अगर ये रह रहे तो काफ़ी समय तक के ये लिविंग रहे इसके चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है बहुत ही हार्ड नेचर का होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। और वहाँ पे जाके फिर फेवरेबल कंडीशन में वो उन लोग वापस क्या बना देंगे? प्लाज्मोडियम। तो ये चीज़ याद रखो कि फेवरेबल कंडीशंस रहेगी तो प्लाज्मोडियम बनेगी, अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडीज़ बनेगी। दोनों तरीके से ये लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन दिखाएंगे और स्पोर फॉर्मेशन किस में करेंगे? अनफेवरेबल में। अब जो स्लाइम मोल्ड्स है, ये स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, इसका कोई भी परफेक्ट लेयर नहीं होता स्लाइम मोल्ड। क्यों? क्योंकि इनके पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट। स्लाइम मोल्ड्स में जब फेवरेबल कंडीशंस होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस में इन लोग क्या फॉर्म कर देते हैं? सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, और जब कभी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, स्पोर्स के टाइम पे सेल वॉल प्रेजेंट, याद रहेगा सेल वॉल कब प्रेजेंट रहेगी, कब एब्सेंट रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटोजोन्स। अब तक का कुछ अगर आप लोग को डिफ़िकल्ट लगा है यू कैन कमेंट मी। ठीक है, और मैं आप लोग को आंसर करूँगी, बिल्कुल करूँगी। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, चलो प्रोटोजोन्स में पढ़ते अभी क्या है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लीव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स है। देखो हम लोग का काम है ना आप लोग को चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, सिंपल। और कहीं पे अगर ज़रूरत पड़े तो उसको डीप में एक्सप्लेन करना है। बहुत सारी जगह ज़रूरत पड़ती है, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आवर बेस्ट। ठीक है, लेकिन याद आप लोग को ही करना है। मैं कितनी बार भी अगर रिपीट करा दूँगी तो याद, जब तक आप ध्यान नहीं दोगे आप लोग को याद नहीं होना है।
और जब तक आप अपने मुंह से मेरी चीज़ों को मेरे साथ अगर आप रिपीट नहीं करोगे या फिर मेरे वीडियो होने के बाद में आप ये चीज़ों को खुद से लेके नहीं बैठोगे, रिपीट नहीं करोगे ना, तब तक याद नहीं होना है, ठीक है। याद याद रखो ये चीज़। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब इनको हम क्यों कहते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव, सिर्फ यही वाले ग्रुप को क्यों कहते हैं? बेसिकली अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि जो ये थे प्रोटिस्ट थे, प्रोटिस्ट को हम लिंकेज कहते थे बिटवीन दी मोनेरा एंड द यूकैरियोटिक ऑल द किंगडम्स, जितने भी यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं। लेकिन इसको ये जूम करना है, हाँ कर देते हैं जूम, जस्ट अ सेकेंड, दैट्स ऑल राइट नाउ, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दे लीव एज प्रीडेटर्स, कम्प्लीटली प्रीडेटर्स की तरह ये रहते हैं। और हमारे पास में जो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आप पढ़ रहे हो, कुछ भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, कोई भी एनिमल ऑटोट्रॉफिक नहीं है, सब हेट्रोट्रॉफिक है। दे ऑल, ठीक है, दे ऑल सर्वाइव एज अ प्रीडेटर। वी आर प्रीडेटर, वी ईट प्लांट्स, वी ईट एनिमल्स, ठीक है। तो हम भी हेट्रोट्रॉफ है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, राइट। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स के अंदर आप लोग को सब क्लासेस मिल रहे हैं, ठीक है, अंदर और ग्रुप्स मिल रहे हैं। बहुत ही ईजी है, ऐसा तो सोचना भी नहीं क्या पता नहीं क्या डेप्थ में पढ़ाएंगे, कुछ भी डेप्थ में नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग कहीं डेप्थ में पढ़ रहे हो इन सब चीज़ों को, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके अलावा अगर कुछ पढ़ रहे हो, तो आई कैन टेल यू, बहुत ज़्यादा अगर आप डेप्थ में पढ़ रहे हो ना, भले से कोचिंग हो, भले से कितनी भी अच्छी कोचिंग और इंस्टीट्यूट हो, यू आर गोइंग टू फेस नुकसान। क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाओगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कंफ्यूज होने के। जितना दिया है उतना पढ़ो, उतना ही करके आना है, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। जितना ज़्यादा डेप्थ में जाओगे, यू आर ट्रैपिंग योर सेल्फ। जो चीज़ें आपको नहीं दी हुई है, डू नॉट इवन ट्राई, डू नॉट इवन थिंक टू रीड अबाउट इट, ठीक है। कुछ चीज़ें कुछ ऐसे कहीं कहीं पे टीचर्स आपको बताएगी कि हाँ इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, ये आप लोग का बाउंड्री है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वहाँ तक चलता है। हर एक पॉइंट को पकड़ के आप लोग डीप में पढ़ रहे हो, नॉट राइट, नहीं जाएगा। अगर आप लोग को मैम पढ़ा रही है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में एकदम डीप में, उसके एग्जांपल्स पढ़ाई जा रही है, हर एक एग्जांपल का भी डिटेल पढ़ा रही है, देन दैट्स नॉट फेयर, वो गलत है, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिजम्स लीव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये आप लोग को कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी, इवन इन मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएगा, गीली मिट्टी। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यहाँ पे जो नाम है ना वही बता रहा है कि हमारे एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, वो है अमीबा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ना स्ट्रैटेजीज़ रखनी याद करने की, आँख खोल के पढ़ा करो, आप लोग को जो नाम है उसके साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी याद हो जाएंगे। दे मूव एंड कैप्चर, अच्छा ये तो पढ़ेंगे आगे। अभी तक का जितना भी डायग्राम दिया है सब समझा ना? यहाँ पे देखो डायग्राम के सारे दिए। डायनोफ्लैजेलेट्स मैंने समझा दिए, उनके सेलुलोज प्लेट्स थे, और जो भी ये फ्लैजेला थे। यूग्लिना में हमने पढ़ लिया, फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड में हमने पढ़ लिया कि सेल वॉल पहले तो नहीं होती, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तभी सेल वॉल बनता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पैरामीशियम में, जो कि इंक्लूडेड है प्रोटोजोन में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये पैरामीशियम है, इसको पढ़ेंगे, वापस से आएंगे पीछे के पेज पे और पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। चलो, अच्छा ऊपर क्या लिखा था? दे मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, ठीक है। तो ये लोग कैसे प्रे को कैप्चर करते हैं? इनके पास में सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। तो हर एक, जैसे मैंने बताया, हर एक क्लास का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट और एक यूनिक फीचर है। तो इनका यूनिक फीचर यही है कि इनके पास में सूडोपोडिया फॉल्स फीट होती है। हमने अमीबा में भी पढ़ चुका है कि अमीबा के पास में फॉल्स फीट होती है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। और ये सूडोपोडिया को वो विड्रॉ कर देता है, मतलब जब अगर वो ऐसा है ना दिखने में, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है ना, तो वह ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा एकदम रिजिड हो जाता है। कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये उसकी क्या है? ये सूडोपोडिया है, ठीक है, जो उसने क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है। गेटिंग? विड्रॉ कर लिया है। तो ये वो विड्रॉ कर लेता है और ये क्या फॉर्म कर देता है? सिस्ट फॉर्म कर देता है। और सिस्ट के अंदर क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है। तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया कि सूडोपोडिया होता है इनके पास में, एंड जिसको हम फॉल्स फीट कहते हैं। ये पॉइंट को आप लोग याद रख लो। सूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहते हैं। किसमें मिलेगा? अमीबा में। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस। सिलिका शेल्स का दूसरी बार आपको यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। आप लोग को यहाँ पे चीज़ याद रखनी है कि सिलिका शेल्स 2 क्लास में मिला है। एक आपको मिला है क्राइजोफाइट्स में,
दूसरा आप लोग को मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज़ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में भी किस में, अमीबॉइड प्रोटोजोन है, अमीबा वाले में। कैसा क्या होता है इनके पास में, सिलिका शेल्स होते हैं इनके ऊपर ऑन द सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। हमको पता है एंटामीबा हिस्टोरिटी का बहुत ही फेमस पैरासाइट है कि बैक्टीरिया जो कि पैथोजन है, बैक्टीरिया नहीं है, पैथोजन है, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोरिटी का ये क्या है, दैट मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पैथोजन है ना। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स आते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में ना you have the protozoans which carry flagella, राइट। तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो ये फ्री लिविंग भी मिलेंगे आपको, पैरासिटिक भी मिलेंगे। दे हैव फ्लैजेला, क्योंकि ये क्या है, मोटाइल है। फ्लैजेला है तो मोटाइल है, ठीक है, और मोटाइल है तो फ्लैजेला है, ठीक है। मोटाइल रहेंगे तो फ्लैजेला होना ही है। अब इनके पास में तो फ्लैजेला नहीं था अमीबा के पास में, उसकी जगह हमने क्या पढ़ा, फॉल्सपिड, जिसका नाम था सूडोपोडिया, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग पैरासिटिक, दे हैव फ्लैजेला, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन से क्या मिलेगा हमको, स्लीपिंग सिकनेस मिलेगी। स्लीपिंग सिकनेस किससे हो रहा है, ये स्लीपिंग सिकनेस फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन से। इसका एग्जांपल आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा किसकी क्या करता है, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ये एक प्रोटिस्टा है। ऑलराइट, हाँ, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब एक में हमने फ्लैजेला पढ़ा, ठीक है। ये सारे के सारे मोटाइल है। मोटाइल होने के अलग अलग सोर्सेज हैं इनके पास में। सबसे पहला अमीबा था, अमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसके अंदर सोर्स क्या था, फॉल्सफीड, जिसको नाम देते हैं हम सूडोपोडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लैजेलेटेड, जिसके अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट था। नेक्स्ट आ जाते हैं सीलिएटेड। सीलिएटेड में क्या होगा इनके पास में मूव करने के लिए, यस करेक्ट, सीलिया प्रेजेंट होगा। दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब इनके पास में एक फ्लैजेला या फिर एक सूडोपोडिया फीट हो, ऐसा नहीं है। इनके पास में क्या रहता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया रहते हैं। कैसे रहते हैं ना, आई विल शो यू। देखो सीलिया इसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे आप लोग को। सीलिया आप लोग को ना पैरामेशिया में मिलते हैं। तो देखो ये, मैं जस्ट जूम इट आउट, देखो यू कैन सी कितने सारे हैं, वी कैन नॉट इवन काउंट, इतने सारे, और इतने बारीक भी है, ठीक है। तो इतने बारीक है ये, देखो कितने बारीक बारीक है। यही सारे क्या है, सीलियाज है, और ये बहुत बारीक होते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं, सीलिया नाम देते हैं। जस्ट सेकेंड, इसको क्या नाम देते हैं हम, सीलिया नाम देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो जाता है क्या, सीलिया। नेक्स्ट एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, दे हैव कैविटी। कैविटी का मतलब होता है गलेट, गलेट का मतलब होता है कैविटी। अब समझो कैविटी और गलेट का दोनों का क्या मतलब होता है। देखो ये आप लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, समझो कैसा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो ये आप लोग का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये पैरामेशियम बना रही हूँ मैं। इनके बीच में ना यहाँ पे गलेट प्रेजेंट होता है, ये अंदर जाता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर बाहर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ भी निकलेगा, ऐसे, गेटिंग। और ये अंदर की तरफ भी जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ भी निकल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कैविटी बनी हुई है यहाँ पे एक। इसी को हम क्या नाम देते हैं, गुलेट नाम देते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो है फूड अपने अंदर कैप्चर करता है, आसपास का पूरा मटेरियल कैप्चर करता है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स खींच के निकाल लेता है, और बाकी का वेस्ट मटेरियल, जिसे मैंने बताया ना, ऐसे फूकता है, बाहर की तरफ फेंकता है वो चीज़ों को, राइट। तो ये गुलेट का काम होता है, ठीक है। कैविटी होती है दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। क्योंकि इनके पास में सीलिया होते हैं, तो सीलिया कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहेंगे सीलिया हर जगह। तो मूव करने की वजह से क्या होता है, वाटर इनके आसपास का कभी भी स्टेगनेंट नहीं होगा, कभी भी रुका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि सीलिया मूव कर रहे हैं तो वाटर मूव करेगा, वाटर मूव करेगा तो इनकी गलेट में एंटर करेगा। गलेट कैसा है, यहाँ पे दिया हुआ है, गलेट इज प्रेजेंट दैट ओपन्स आउटसाइड टू द सेल सर्फेस, ठीक है, बाहर की तरफ एंटर करता है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स उन लोग खींच के निकालते हैं, ठीक है। वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, सीधा अंदर एंटर करता है गलेट के। एग्जाम्पल आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत लोग भूल जाते हैं कि ये कौन से क्लास में आता था। तो आई एम टेलिंग यू, पैरामेशियम का आप लोग डायग्राम याद कर लो, यू नेवर गॉन टू फॉरगेट दैट। क्या था पैरामेशियम में,
सीलिया प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया आप लोग को, ठीक है। तो सीलिया प्रेजेंट है तो किस में आएगा, ऑफ कोर्स वो किस में आएगा, क्या होता रहता है यार इसको, ठीक है, किस में आएगा वो, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में आएगा। नेक्स्ट स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स पढ़ते हैं, ठीक है। स्पोरोजोन्स में कुछ नहीं आता है, बहुत ही स्पोरोजोन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका मलेरियल कॉजिंग पैरासाइट, मलेरियल कॉजिंग पैथोजन है बेसिकली, प्लाज्मोडियम आपका स्पोरोजोन में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज एज द नेम सजेस्ट स्पोरोजोन। अब आप इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट था, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला प्रेजेंट था, फ्लैजिलेटेड में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ट्रिपैनोसोमा का, और अमीपॉइड में ऑफकोर्स अमीबा आएगा, और उसके अंदर एक डिजीज़ कॉजिंग प्रोटिस्ट था, वो था हिस्टोलिटिका एंटामीबा, ठीक है। तो ये था, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस। तो स्पोरोजोन्स का मेन यूनिक पॉइंट ये है कि स्पोरोजोन्स, स्पोर वर्ड आता है इनके अंदर, तो ये मेन क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इन्फेक्शियस होता है वो स्पोर स्टेज, कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है इन द लाइफ साइकिल, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा, नोटोरियस का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है। इट इज़ प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, विच कॉजेज व्हाट, मलेरिया डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को पूरा गिरा दिया था मलेरिया ने एक टाइम पे, ओके। तो ये मलेरिया होता है डिजीज़ कॉजिंग, किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम विच इज़ व्हाट, विच इज़ द स्पोरोजोन, ठीक है। किसमें आता है वो, प्रोटोजोन में आता है। तो आई थिंक यहाँ तक कि हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। कहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा, दिस प्रोटिस्ट तक ख़त्म हो गया है। कहाँ से शुरू किया था हमने, डायनोफ्लैजेलेट्स, ये तो प्रोटिस्ट का पार्ट है, प्रोटिस्टा शुरू किया, ठीक है। मोनेरा चल रहा था यहाँ पे, आर्के बैक्टीरिया वाला पार्ट कर रहा है, ठीक है। रुको, तो टोटल कितने पेज है इसके अंदर, 13th पेज पे तो एक्सरसाइज है, 12 पेजेस है, जिसके अंदर से हमारा लास्ट हो गया है 7th पेज पे हम चल रहे हैं। 7th पेज पे फंजाई शुरू हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फंजाई कंप्लीट करूँगी। आई थिंक फंजाई जो है ना काफ़ी लंबा चलेगा। फंजाई आप लोग का जब होगा तो उसके आगे यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, ठीक है, ये सब होगा। उसके बाद में किंगडम प्लांट है, एनिमल या शॉर्ट है, वायरसेस और प्रायंस वाला पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एक्स्ट्रा लेक्चर तो मुझे एक भी एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लेना। आई थिंक बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के लिए 3 लेक्चर मोर देन इनफ है। और आज का लेक्चर तो देखो 2 घंटा, डेढ़ घंटा हो गया है, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, राइट। वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय नेक्स्ट टाइम। एक क्विक समरी कर लेते हैं ये चैप्टर की, ठीक है, चैप्टर की, सॉरी, अभी जो आज हमने पढ़ा उसकी क्विक समरी कर लेते हैं कि किधर हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा था कहाँ से, बैक्टीरिया वाले पार्ट से शुरू हो रहा था। मोनेरा में हमने देखा था सारे के सारे बैक्टीरियाज इंक्लूडेड होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब भी हमने समझा था कि ये दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, आप लोग के एयर से लेके, पानी से लेके, इवन इन हॉट ट्रेंचेस, हॉट स्प्रिंग्स, और जो वॉल्केनोज होते हैं वहाँ पे भी हमको ये मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमको ये मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, चार शेप के हमको मिलते हैं। अगर हम क्राइटेरिया शेप का रखें, ठीक है, कौन से शेप का होते हैं, तो 4 तरीके के बैक्टीरिया हमको मिलते हैं। एक होता है कोकाई, कोकाई में मैंने बताया ओ प्रेजेंट है, सीधा लगा दो स्फेरिकल, ठीक है। कोकाई में ओ प्रेजेंट है, कैसा हो जाएगा ये, स्फेरिकल। रॉड शेप का सिंपल मीनिंग है बैसिलस, ठीक है। फिर बैसिलस आपका किस में आ जाता है, रॉड शेप में। स्पिरिला एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर स्पाइरल शेप आ रहा है, ठीक है, स्पाइरल शेप होता है, इसलिए हम इसको स्पिरिलियम कहते हैं, ठीक है। तो स्पिरिला होता है ये। तीसरा शेप आपका कैसा होता है, स्पिरिला, और ये ही एक ऐसा शेप होता है जिसके अंदर आपको फ्लैजेला मिलता है, मतलब ये मोटाइल होता है। लास्ट हमने पढ़ा था कॉमा शेप, कॉमा शेप का मतलब होता है वेब्रियम। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होगी तो रॉड शेप और कॉमा शेप में ही होगी, सिंपल आप लोग याद कर लो कि बैसिलस मतलब होता है रॉड शेप। आप लोग नेक्स्ट जो कॉमा शेप है उस इसको डायग्राम देख के याद कर लो, ठीक है। द सेकंड पे आपको ये आता है बैसिलस, और सिर्फ कौन सा मोटाइल होता है, तो स्पिरिला होता है। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आप लोग के पास में
कि बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये सब हमने पढ़ा। आर्के बैक्टीरिया सबसे पहला पढ़ा, हॉट ट्रेंचेस में मिलता है, सारी की सारी एक्सट्रीम हैबिटाट्स में अगर कोई मिलता है दैट कम्स अंडर आर्के बैक्टीरिया। इनके पास में क्यों क्या ऐसी चीज़ होती है जो इनको बाकी बैक्टीरिया से अलग करती है, मतलब जो इनको एक्सट्रीम हैबिटाट्स पे रहने के लिए हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, वो होता है इनका सेल वॉल। किससे बना होता है? सूडोम्यूरिन। याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है सूडोम्यूरिन, ये वर्ड याद करने की। अब तो मैंने जितनी बार रिपीट कर लिया, आई होप याद तो हो गया रहेगा, लेकिन कुछ इतना खास गौर नहीं देना है इस बात पे। बस सेल वॉल एक इनकी अलग कॉम्पोजिशन कैरी करती है, अलग तरीके की सेल वॉल होती है जो इनको क्या करती है, हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, इन दी एक्सट्रीम हैबिटाट्स, जो इनको मरने नहीं देती, डाई होने नहीं देती, ठीक है ना। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम दिस, ये सब मैंने पढ़ लिया। और मिथेनोजेंस पढ़े हमने, 3 तरीके के पढ़े थे, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। थर्मोएसिडोफाइल्स में थर्मो रिलेटेड टू टेम्परेचर, हॉट ट्रेंचेस, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे। हैलोफाइल्स, हैलो इज रिलेटेड टू सॉल्टी, ठीक है, तो सॉल्टी एरियाज। मिथेनोजेंस मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हमको ये मीथेन गैस कहाँ मिलता है? काउ डंग वगैरह में मिलता है, बफेलो डंग्स में मिलता है। तो ये सब क्या होता है बेसिकली, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। रूमिनेंट एनिमल्स, ये कीवर्ड याद रखो ना। ये बैक्टीरिया नेक्स्ट हमने पढ़ा था, ये बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। इसके अंदर का मेन एग्जांपल जो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक में आता है वो होता है किसका? साइनोबैक्टीरिया का। उसके अलावा जो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उसके अंदर केमोसिंथेटिक आते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और बहुत सारे सल्फर और आयरन और फॉस्फोरस ये सब को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। तो वो आ जाते हैं किसके अंदर? केमोसिंथेटिक के अंदर। जो लाइट को यूज़ करते हैं उनके पास में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, राइट। और इनके पास में जो साइनोबैक्टीरिया, उनका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके ये 2 तरीके से हमको मिलते हैं, या एक तो कॉलोनियल फॉर्म में मिलेंगे या तो फिर फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे। फिलामेंटस और कॉलोनियल फॉर्म दोनों ही फॉर्म में ये लोग शीत बनाते हैं, यही वर्ड याद रख लो। कॉलोनियल फॉर्म में आप लोग को जिलेटिनस शीत मिलेगी और फिलामेंटस फॉर्म में म्यूसिलेजिनियस मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया, आप लोग को ऐसे याद रखना है। ऑल दो म्यूसिलेजिनियस और जिलेटिनस दोनों ही एक ही है, जिलेटिन भी म्यूसिलेजिनियस ही तरीके का होता है, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरीके से याद रखना है मगर, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स फिक्स नाइट्रोजन बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बता दिया मैंने, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं उन लोग। हेटेरोट्रॉफिक में क्या आता है? जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पैरासिटिक जो लिविंग पे डिपेंड करता है, एक होता है क्या? डेड मैटर पे डिपेंड करने वाला, जिसको हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं। तो मोस्टली जो है बैक्टीरियाज होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजिंग के काम आते हैं। इसके अंदर के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, मिल्क से कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स में, ये सारे क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ये सारे क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वाइडली वेराई करता है। ये बैक्टीरिया की बात हो गई थी, उसके अंदर हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट हमने माइकोप्लाज्मा का पढ़ा था, 3 लाइन का है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 लाइन का है। सेल वॉल नहीं इनके पास में, प्योरली एनारोबिक होते हैं, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत जगह ये पैथोजेनिक नेचर के भी होते हैं। और हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा, मेन पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने देखा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसका डेफिनेशन है यूकैरियोट क्योंकि इनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसकी वजह से इनके पास में कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। जबकि मोनेरा में हमने देखा था न्यूक्लियस इनकम्प्लीट था क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि जो प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है यूकैरियोट और फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, इस वजह से एक बायोलॉजिस्ट के लिए ये प्रोटिस्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए क्या हो सकता है? ये प्लांट हो सकता है। तो दोनों ही किंगडम में इसको हम ऐड कर सकते हैं, दोनों ही रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसके पास में क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों ही तरीके से करता है। ये पहला ऐसा किंगडम होता है, ठीक है, फर्स्ट किंगडम है जो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। हमने देखा था बैक्टीरियाज में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं था, क्या था? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वहाँ पे खाली डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो भी उसका कोई प्रोसेस नहीं है, बस ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई ऐसा होल सोल प्रोसेस नहीं होता है इधर पे। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटिस्ट में बराबर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, सेल फ्यूजन होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोग को। उसके बाद में क्राइजोफाइट, जिसका पहला था, क्राइजोफाइट्स में डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी जिसका नाम है, और डायटम्स है, ये ग्रिटी नेचर के होते हैं। ये सब तो अभी हमने पढ़ा, राइट। तो ये सब आप लोग को रिवाइज करना है, ठीक है। ये डेस्मिड्स का हो गया। फिर डायनोफ्लैजेलेट्स में सेलुलोज की स्टिफ्लेट्स होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेलाज होते हैं, और ये रेड बनाते हैं। रेड बनाने का बेस्ट एग्जांपल आप लोग को एनसीईआरटी में दिया है गॉनियोलेक्स। उसके अलावा डायनोफ्लैजेलेट्स में और कोई एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो कोई भी मॉड्यूल से हो, कोई भी कोचिंग से हो, कोई भी इंस्टीट्यूट से हो। दैट इज़ नो नीड टू रीड एनी अदर एग्जाम्पल गिवन दैट इज़ गिवन आउटसाइड योर एनसीईआरटी। और बहुत सारी जगह पे आप लोगों को ना एग्जाम्पल्स दिए हुए रहते हैं, और आप लोग के इंस्टीट्यूट में उसका साइंटिफिक नेम भी पढ़ाते हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। कहीं कहीं पे होती है एकदम, कहीं कहीं पे 0.1% पे,
लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ का साइंटिफिक नेम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, देयर इज़ नॉट अ 0.1% नीड टू रीड इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जो आप लोग को नाम दिया है वही नाम पूछेगा। साइंटिफिक नेम्स वैसे ही याद करने इतने ईजी नहीं होते, ठीक है। तो यूक्लिनॉइड्स नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इसके पास में मेन पॉइंट क्या है कि इनके पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको नाम देते हैं हम पेलिकल। और ये पेलिकल की वजह से फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, जबकि सेल वॉल अगर होती तो ये रिजिड होता और ये फ्लेक्सिबल शेप नहीं बना पाता, लेकिन सेल वॉल इसके पास एब्सेंट होती है। ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेटरोट्रॉफिक भी होता है। स्लाइम मोल्ड्स के पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनाता है जो कि सेवरल फीट लॉन्ग होता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये सेल वॉल फॉर्म करता है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, स्पोर फॉर्मेशन करना होता है, तभी ये सेल वॉल फॉर्म करेगा, वरना नॉर्मली सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। देखो ना, इसका जो शक्ल देख के समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो शेप है इरेगुलर शेप का है, मतलब कि सेल वॉल नहीं है इनके पास में, ठीक है। कोई भी शेप में इन लोग चेंज हो जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में यू हैव हेट्रोट्रॉफ्स, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। दे लीव एज प्रेडेटर पैरासाइट्स। ये हो जाता है प्रोटोजोन्स के 4 हमने तरीके पढ़े थे, अमीबॉइड पढ़ा था, स्पोरोजोन्स पढ़ा था, फ्लैजिलेटेड पढ़ा था, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो ये सारे हमने अभी पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमको ये चैप्टर, आज का ये वीडियो एंड करना है, बिकॉज हमने अभी ये जितना आज का हमने टारगेट रखा था वो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे किंगडम फंजाई। ओके, सो थैंक यू।